हेलो बच्चों, मैं रचित आज आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 10th का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और वो है प्रोबेबिलिटी को लेकर के। प्रोबेबिलिटी क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पहले ये डिस्कस कर लेंगे और फिर इसके आगे बढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट के साथ इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि प्रोबेबिलिटी में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे लोग जरा ध्यान से देखना कि आपको MCQs में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बच्चे, ठीक है। MCQ में वन क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली सी, देन आफ्टर आपको एक 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा वन क्वेश्चन, एंड मे बी कि केस स्टडी में भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाए। तो ये तो कंफर्म है, केस स्टडी में अगर एक आ गया तो आपको 4 मार्क्स यहाँ से कवर करोगे, MCQ से एक और 3 मार्क्स से यहाँ से, तो एक अच्छा वेटेज रखता है। ऑल्दो आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन के तो ज़रूरी है ही, लेकिन आगे आने वाले ईयर की बात करूँ यानी कि 11th या 12th की अगर मैं बात करूँगा तो ऑन दैट टाइम ऑल्सो प्रोबेबिलिटी एक अच्छा टॉपिक समझने के लिए है। वहाँ पर भी आपको इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से बेसिक जो आप कवर कर रहे हो वहाँ पर जरूर काम आने वाला है। ठीक, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत मन से पढ़ना। क्या है प्रोबेबिलिटी, उससे पहले हम जानते हैं उससे जो रिलेटेबल जो उसके टर्म्स होते हैं पहले वो जानते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो क्या है, देखो भाई क्या लिखा हुआ है, एन ऑपरेशन विच गिव्स सम वेल डिफाइंड आउटकम्स विच इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। मान लेते हैं कि जैसे हमने एक कॉइन लिया और कॉइन को हमने टॉस करा, तो डेफिनेटली उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये जो इस तरह की एक्टिविटी हुई दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। इससे एक वेल डिफाइंड आउटकम भी आ रहा है। भाई हेड आना या टेल आना क्या है, एक वेल डिफाइंड आउटकम्स ही तो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी रखें। अगर मैं बात करूँ टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक, है ना, कोई भी कार्ड, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वो प्लेइंग कार्ड्स की। तो वहां से अगर हमने कोई भी कार्ड निकाला, मान लेते हैं कि अगर हमने कोई भी किंग निकाला, क्वीन निकाली, जैक निकाला, कुछ भी, तो ये भी एक कंफर्म, एक डेफिनेट, अगर मैं बात करूँ डेफिनेट चीज़ है जो कि डेफिनेटली एक आउटकम देगा ही देगा, इसलिए इसे एक्सपेरिमेंट बोला गया। अब आ रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। द फर्स्ट वन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसपे प्रोबेबिलिटी हमारे चैप्टर में है, इसकी बेस पे क्वेश्चन आएंगे। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं वो समझ लो, जो जितने भी एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनिस्टिक हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कैसे हैं, डिटर्मिनिस्टिक हैं, वो डिटरमाइन करे जा चुके हैं। तो हम लोग जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे, मोस्टली रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। अनसर्टेनिटी अकर्स विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, देयरफॉर वी डील विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जितनी भी अनसर्टेनिटी है, इवेंट होगा नहीं होगा, कितने परसेंट चांस हैं, ये जो होती है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ ही होती है। जैसे मान लेते हैं फॉर अ वाइल, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास पैक ऑफ कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो अब उसमें मुझे कंफर्म थोड़ा ही है ना कि हम जब पहली बार निकालेंगे तो किंग ही बाहर आएगा। तो वो तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, करेक्ट, कि हमने क्या करा, हमने कार्ड्स दिए और कार्ड्स में से एक पर्टिकुलर कार्ड को बाहर निकाला, तो वो रैंडम है, सर्टेन नहीं है। जो डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बाद उसमें हम लोग डील भी नहीं करते, उसमें प्रोबेबिलिटी हमारी है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बढ़ जाते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट को और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज स्टेट टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या हैं, अब ये समझो, पहली बात तो ये बात हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो MCQ के जो क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आएंगे तब क्या करोगे भाई, तो उसके लिए तो आपको यहाँ पर ये थ्योरी जाननी बहुत जरूरी होगी, तभी तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे और तभी प्रोबेबिलिटी पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, क्या होना चाहिए, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम होना चाहिए। सेकंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम रिजल्ट इज इन एडवांस। हम पहले से ही प्रेडिक्ट करके नहीं बैठ जाएंगे कि यही रिजल्ट आएगा। अगर यही प्रेडिक्ट कर लिया तो हम लोग फिर कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या गेस कर रहे हैं, हम क्या किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं। तो यहाँ से ये बात तो तय है कि दो चीज़ें हैं, पहली कि उसमें पॉसिबल आउटकम हो और दूसरा पहले से प्रोडिक्शन नहीं किया जाए, ठीक है ना। तो उसका एग्जाम्पल है टॉसिंग अ कॉइन। भाई आप जब कॉइन टॉस करोगे, एक कॉइन लिया आपने टॉस करा, तो आप पहले से ही ये नहीं कहोगे भाई यही आएगा आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है ना। यू विल जस्ट गेस, आप गेस करना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो टॉसिंग अ कॉइन का मतलब हो गया या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अच्छा, इसका एक और मतलब है कि वन क्या होना चाहिए, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। अब ऐसा नहीं है कि हमने, अब सिंपल सी बात है, मैंने कहा एक कार्ड है और मैं पहले से बता दूं उस कार्ड में 2 लिखा हुआ है, अब मैं कहूँगा पता करो 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये तो श्योर इवेंट हो गया एक तरह से देखा जाए। तो हम इसकी क्या, यहाँ पर हम किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं, तो वहां पर कम से कम एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम हो। मतलब अगर वो कार्ड है, कार्ड के एक तरफ 1 लिखा है और दूसरी तरफ 2 लिखा हुआ है, अब मैंने इसको थ्रो करा, अब जब वो गिरेगा नीचे ग्रेविटी की वजह से, तो जाहिर सी बात है या तो 1 आएगा या 2 आएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम एक से ज्यादा हो गए हैं, तभी हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं, ठीक। अगर दोनों तरफ ही 1 लिखा होगा तो हम प्रोबेबिलिटी इस बात की पता कर रहे हैं, वो तो श्योर इवेंट्स में जा रहे हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी से इसके टर्म्स देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल इट इज एन एक्शन। ट्रायल का मतलब हम बार बार सिस्टम क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अपने डिजायर्ड रिजल्ट को लाने के लिए, करेक्ट। तो इट इज एन एक्शन विच रिजल्ट इन
वन और सेवरल आउटकम्स, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कॉइन इज टॉस 50 टाइम्स, हम 50 बार उसको क्या करें, उछाल रहे हैं, ईच टॉस इज अ ट्रायल, हर एक बार किया गया टॉस एक ट्रायल होगा जो आइदर हेड देगा और टेल देगा, ठीक है ना, तो वो ट्रायल होता है। इवेंट्स क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल, जितने भी पॉसिबल आउटकम बन जाए। जैसे मैंने कहा अगर हमारे पास एक कॉइन ना होगा 2 कॉइन्स हो जाए, तो हमारे पास आने वाले पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, या तो दोनों में क्या आएगा, हेड आएगा, या दोनों में क्या आएगा, टेल आएगा, या फिर पहले में हेड और दूसरे में टेल आएगा, या फिर पहले में टेल और दूसरे में हेड आएगा, समझे। तो ये जो है ना, ये इवेंट्स हैं। तो क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ दोज आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट करे आ रहे हैं, हमने कुछ ना कुछ कलेक्शन बना लिए, 1 2 3 4 ऑल दो, है ना, इसे सैंपल स्पेस भी कहते हैं, ये भी बात समझना। तो यहाँ पे इवेंट आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट इसकी थ्योरम को समझते हैं, थ्योरी को समझते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, एन इवेंट हैविंग वन ओनली वन आउटकम, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम आएगा, वो एलिमेंट्री इवेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गेटिंग अ हेड और अ टेल इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है, इसे एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। मतलब हमने उछाला, हमारे पास एक ही चीज आएगी, आइदर हेड और टेल, तो हेड एक ही तो है कॉइन में और टेल एक है, तो जब एक ही चीज आ रही है, ओनली वन वी विल गेट, देन वी विल से दैट इज कॉल्ड व्हाट, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक। इसके बाद आ रहा है कंपाउंड इवेंट। क्या है, यहाँ पे एक से ज्यादा चीजों के बारे में जिक्र करा जाए। अगर 2 कॉइन्स ले आए, एक के बजाय 2 कॉइन्स ले आए, तो यहाँ पर जब हमको आउटपुट मिलेगा तो दोनों कॉइन उछल रहे हैं ना, पहला उछल रहा है, दूसरा भी हो रहा है, दोनों टॉस हो रहा है। अब जब दोनों टॉस हो रहे हैं तो पहले वाले में हेड आ सकता है, दूसरे वाले में भी हेड आ सकता है, जैसे अभी पीछे लिखा था। तो ये जो इवेंट बना, ये जो है ये कंपाउंड है। ये कैसा है, ये कंपाउंड इवेंट है। क्यों, क्योंकि दो चीजों के बारे में एक बार उछालने पर दोनों एक साथ एट अ टाइम उछाला जा रहा है। 2 डाइस ले लो, 2 डाइस को थ्रो कर लो, जब आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो दोनों टॉइस में कुछ ना कुछ अलग अलग नंबर्स भी आ सकते हैं या एक भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इवेंट्स हो गए वो कंपाउंड इवेंट हो गए, ठीक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड कौन से, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स गेटिंग अ हेड विल बी अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इवेंट लाइक HSHT व्हिच इज अ कंपाउंड इवेंट। पहले में हेड आया तो दूसरे में हेड आया, पहले में हेड आया दूसरे में टेल आ गया, तो ये कैसे इवेंट्स है, कंपाउंड इवेंट्स हो गए, ठीक बेटा। आगे बढ़ो। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, ये बहुत पूछा आता है भाई। देखो ऐसा है, जैसे कि मैं बार बार कॉइन का ही एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है प्रोबेबिलिटी को समझने का। 2 आउटकम्स आए हैं, एक आया हेड, एक आया टेल, दोनों के ही चांसेस लगभग आने के बराबर ही हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा तो है नहीं ये सिर्फ हेड आएगा टेल आएगा ही नहीं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आपको सर 1/2 है, 50% चांस हेड आने के और 50% ही चांस किसके हैं, टेल आने के हैं। तो दोनों के आने के चांसेस क्योंकि बराबर हैं, अब आ कुछ भी सकता है, तो इसका मतलब है ऐसे इवेंट्स क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली कहलाते हैं। अब फॉर अ व्हाइल मान लेता हूं मैं डाइस की बात कर लेता हूं। डाइस में अगर मैं बात कर लूं तो डाइस में हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ये मैं डाइस की बात करूं, कौन सी डाइस की, जिसमें हमारे पास कौन सा डाइस की बात कर रहा हूं मैं, लूडो वाली डाइस की बात कर रहा हूं। तो इसमें यही नंबर्स आ सकते हैं, एकदम करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो मैं बोलूँ कि 1 आने की जितनी पॉसिबिलिटी 1 आने की है, उतनी ही 2 की है, उतनी ही 3 की है, उतनी ही 4 की है, उतनी ही 5 की है, उतनी ही 6 की है, अनटिल द नंबर विल बी मिसिंग, जब तक कोई नंबर मिस ना हो जाए। अब 5 है ही नहीं तो 5 की तो है ही नहीं, आएगी नहीं प्रोबेबिलिटी। तो यानी कि 1 2 3 4 की जितने भी इवेंट्स होंगे, हर एक की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा यहाँ से, तो अगर थोड़ा सा भी आपको रफ आइडिया होगा तो मालूम है कि 1 की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, जबकि 2 भी एक ही नंबर है और आउट ऑफ 6 आ रहा है तो उसकी भी 1/6 ही है। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/6 है, 1/6, इसकी भी 1/6 है, ठीक बात है, इतनी समझ में आती बात मेरी। तो देखो हर एक की ना इक्वल है, इसीलिए जितने भी इस तरह के जो केसेस होते हैं, हम जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें जो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं उन्हीं की प्रोबेबिलिटी पता करते हैं, ठीक है। और वही बायस सिचुएशन होती है, अनबायस नहीं होती हैं, ठीक। अगर मैं 5 को हटा दूं और मैं बोलूं कि भैया ऐसा है कि लूडो में 5 की जगह 6 आ जाए, तो 2 6 हो जाएंगे, तो ये अनबायस कंडीशन हो गई, ठीक, जो कि होता नहीं जनरली, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे समझते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर ली हम लोगों ने काफी, अब इसके बारे में इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बन जाता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, पी क्या होता है, पी रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, जो हम चाहते हैं वो न्यूमरेटर में लिखेगा और अपॉन में कौन आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे। जब मैंने अभी जब बात कर रही थी डाइस की, जब बात कर ली थी, तो डाइस में 1 आने की, 2 आने की, वैसे मैं चाहता हूँ 2 आ जाए, तो 2 आने की पॉसिबिलिटी अगर मुझे निकालनी है, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो मैं देखूँ कितने 2 हैं उसमें, तो 1 से लेकर 6 तक में एक 2 आया हुआ है,
ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम में 2 लिख देंगे, 2 को क्या लिख देंगे, कितने 2 हैं, 1 है, जितनी बार आएगा उतनी बार लिखेंगे, ठीक, उसका नंबर मत लिख देना, ठीक। और आउटकम, अगर टोटल आउटकम की बात कर ले तो 1 से लेकर 6 तक है नंबर कितने, 6, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन गई, 1/6 बन गई। यहाँ पे 1 हमारा क्या था, हमारी डिजायर्ड रिजल्ट था कि 2 आ जाए, अब 2 कितनी बार है, 1 ही बार तो है, तो इसलिए वहां पे 1/6 के इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है P = m/n दे दिया गया यहाँ पर, और सिंपली अगर यहाँ पे एग्जांपल समझा जाए, व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, यू नो वेरी वेल, वन इज हेड द अदर वन इज टेल। नाउ इफ वी वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी टू अकर्स ऑफ अ हेड, अगर मैं चाहता हूँ कि एक हेड आ जाए, तो आपको अच्छे से पता है कि भाई एक हेड और एक टेल, सिर्फ 2 ही तो टोटल आउटकम बन सकते हैं, तो वो आएगा नीचे 2 आ गया टोटल आउटकम, और 1 क्या हो गया, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। अब 1 क्या है यहाँ पर, हेड तो 1 ही है ना, हेड कितने, हाउ मेनी हेड्स आर देयर, ओनली 1, तो 1/2, क्लियर होगी बात। तो टोटल आउटकम हो गया 2, और आपको बस ये देखना है जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो कितनी बार आ रहा है, उसको आप ऊपर रख दोगे न्यूमरेटर में, बाकी टोटल आउटकम लिख दोगे नीचे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सम स्पेशल इवेंट्स और श्योर इवेंट क्या होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, ठीक है ना, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब आप बताओ कि अगर एक मैं बात करूं एक डाई की मतलब यहाँ पे मैं लूडो वाली डाई की बात कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 और 6, करेक्ट है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना बेटा, उसने बोला है कि मुझे प्रोबेबिलिटी किसी चाहिए जो 7 से कम आ रहे हो नंबर। अब 7 से सारे नंबर कम है, तो टोटल कितने हो गए, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 6। अच्छा आउट ऑफ कितने हो गए, तो आपको अच्छे से पता है कि डाइस में कितने नंबर जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, देखो 1 आ गई। और 1 क्या है, श्योर इवेंट है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है बेटा, 1 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, ये होगा, लेकिन ये श्योर है इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 ही है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो होंगे ही नहीं। एन इवेंट इज सेड टू बी एन इम्पॉसिबल इवेंट व्हेन नन ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज फेवरेबल टू द इवेंट, उसमें रिलेटिवली नहीं है, उससे निकले नहीं, दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज क्या, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मानता हूँ कि अगर आज मैं लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ कि आज कौन सा डे है, लेट्स से आज थर्सडे, ठीक है ना, आज थर्सडे है। अब मैं बोलूँ कि क्या कल के दिन वेंसडे की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, तो क्या कल कभी वेंसडे आफ्टर थर्सडे, वेंसडे तो कभी नहीं आएगा ना, ऑन द नेक्स्ट डे, उसके बाद वाले वीक में आएगा, लेकिन और नेक्स्ट डे नहीं आने वाला, तो नेक्स्ट डे तो फ्राइडे आ रहा है, तो फ्राइडे आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/7 हो सकती है, आउट ऑफ 7 डेज की बात करें अगर। लेकिन क्या वेंसडे आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नहीं, क्योंकि वो इवेंट होगा ही नहीं। तो क्या वो इवेंट होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो कैसा इवेंट है, वो इम्पॉसिबल सा इवेंट है। वो इवेंट कैसा है बच्चे, इम्पॉसिबल इवेंट है। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक, समझ आ गई बात। अब बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल गेटिंग अ नंबर 7, बड़ा अच्छा है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। अब आपको मालूम है कि डाई में भैया 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, 7 तो आ नहीं सकता, तो क्या 7 आने की पॉसिबिलिटी होगी, अरे भैया सिर्फ 7 है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कहाँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। यानी कि ये जो इवेंट है वो कैसा हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। कैसा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, ठीक ठीक ठीक। अब दूसरी बात समझ लो। अब इसके बाद आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, वो इवेंट्स होते हैं जिसको मिलाए, अगर देखो एक छोटी सी बात है, पहली बात तो एक ही बात बहुत प्यारा समझो, कि जितने भी इवेंट्स हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा मैक्सिमम 1 तक जाएगी, और उसके बाद क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, जिसको हम लोगों ने बोला इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन तो याद रखो, पहली बात कि पीई जो होता है वो 0 से लेके 1 तक का चलता है ना, वो 0 से कभी कम आएगा, ठीक है, 0 से कभी भी कम नहीं आएगा, मतलब माइनस में नहीं होगा, नॉन नेगेटिव, कभी नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती, और 1 से कभी मैक्सिमम नहीं हो सकती। कोई भी फ्रैक्शन में कोई भी जो जितने भी हम फेवरेबल आउटकम निकाल रहे हैं वो टोटल आउटकम में से निकाल रहे हैं। क्या कभी भी फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम से बड़ा हो सकता है, आप बोलोगे सर कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कंडीशन को देखते हैं, ये जो इसे बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या देखो भाई, अगर कोई एक इवेंट हो रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि वो इवेंट ना हो, खत्म, इतना याद रखना है। तो जो जितने भी इवेंट्स नहीं होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को लोग पीई के ऊपर बार से शो करते हैं, पीई बार से, ठीक है ना। तो जो इवेंट हो रहा है और जो इवेंट नहीं हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है अगर मेरे को कोई भी एक इवेंट दे रखा है जिसकी प्रोबेबिलिटी लेट्स से कुछ 0.7 है, ये मैंने कहा एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो मैं कहूंगा कि वो इवेंट ना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको अच्छे से पता है कि मुझे पीई बार निकालना है, पीई और पीई बार मिला के 1 बनता है। तो अगर मुझे पीई बार निकालना है तो 1 में से मैं इस
पीई की वैल्यू को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो किसी भी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अगर होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो ना होने की 1 माइनस 0.7 मीन 0.3 हो जाएगा। करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं जो कि आपके बनेंगे इसमें 3 मार्क्स के, अगर पार्ट्स में होंगे तो उसमें दिख जाएगा और नहीं तो आपको एमसीक्यूज में भी दिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सैंपल स्पेस देख लेते हैं। क्या है सैंपल स्पेस? वो चीजें होती हैं जिसकी जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम बन रहे हैं ना, उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक, जैसे कि वन कॉइन की अगर बात करूँ, एग्जांपल समझते हैं, तो वन कॉइन में 2 कंडीशन है, एक हेड और एक टेल है। तो जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा वो बच्चे क्या बनेगा, आइदर हेड और क्या आएगा, टेल। भाई इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना, रिपीट हो सकता है। ठीक, ये हो गया वन कॉइन की कंडीशन। ठीक है ना, कितने कॉइन की, वन कॉइन कंडीशन हो गई। देख लो वहां पर, या तो वो क्या आएगा, व्हाट इज कॉल्ड इज, दिस इज कॉल्ड हेड एंड दिस इज कॉल्ड टेल। करेक्ट, तो या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। इसके अलावा क्योंकि एक ही कॉइन है, इसी के 2 पहलू दिखा दिए गए यहाँ पर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पे मान लो 2 कॉइन्स होते, बेटा ये 2 कॉइन्स नहीं है, ये एक ही कॉइन को टर्न करके बताया गया कंडीशन है। ठीक है, अगर हमारे पास कितने कॉइन्स होते, 2 कॉइन्स होते हैं, 2 अगर कॉइन्स हैं तब क्या होगा, तो आप कंडीशन समझना। अगर 2 कॉइन्स है तो हमारे पास पहले कॉइन में हेड है ना, और उसी कॉइन में क्या होगा, टेल लगा होगा, और दूसरे कॉइन की मैं बात करूंगा उसमें भी हेड होगा और टेल होगा। अब इससे बनने वाले जो आउटकम है वो क्या बनेंगे, पहली कंडीशन हो सकता है कि दोनों बार हमने उसको टॉस करा, एक ही कॉइन को हम 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन्स को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस करें, बनने वाली कंडीशन हमेशा यही होती है। हमने दोनों को उछाला तो क्या आया, हेड आ गया। हो सकता है कि दोनों में क्या आ गया हो, टेल आ गया हो सकता है कि पहले में हेड और दूसरे में टेल आ गया हो सकता है कि पहले वाले में टेल आया हो और दूसरे वाले में बच्चे हेड आ गया होगा। याद है कि इन सैंपल स्पेस को हमेशा लिखना किसमें, इस जब भी ऐसे केस बनेंगे ना, जो ये कंपाउंड इवेंट वाली कंडीशन है, इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ठीक है, इतना आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि बात समझ में आ रही होगी आपको। बहुत अच्छे समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक, अब अगर यही मैं नंबर ऑफ कॉइन्स को बढ़ाता हूँ, 3 कॉइन्स कर देता हूँ, इसको समझने की कंडीशंस क्या है। देखो भाई 3 कॉइन्स आए तो मैं पहले लिख दूं कि भाई देखो ऐसे होगा ना, करेक्ट है, पहले में भी एच टेल हेटेल मतलब। अब इसी का अगर इसका मुझे सैंपल स्पेस बनाना है तो उसका तरीका क्या है, देखो भाई हमें तीनों कॉइन एक साथ उछाले, हो सकता है पहले में हेड आया हो, है ना, ठीक है ना। अच्छा, इसको लिखने की कंडीशन एक ट्रिक है, उसको आप शायद पहले पढ़ा होगा आपने या मैं बनाया तो। अच्छा, एक और बात, इस चीज़ को बताने से पहले एक और बात बताना चाहूँगा, मैं उसको आपको इस वाली स्लाइड पर बताता हूँ पहले तो, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से डिस्कस करा था। एक बात समझो कि जब कभी भी मुझे टोटल आउटकम्स निकालने हो, क्या निकालने हो, या सैंपल स्पेस बनाना है, टोटल आउटकम्स निकालना है, तो उसका तरीका क्या होता है। आप ये देखो, जो भी इवेंट हैं वो कितने हो रहे हैं, आप देखो कितने हो रहे हैं, एक हेड है और एक टेल है, तो 2 लिखा। अब उसके ऊपर देखो कितने कॉइन्स है, एक कॉइन है, तो 2 की पावर 1 लगा दिया, तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम बन पाएंगे, एक हेड और एक टेल से बना था। ठीक है, तो कितने पॉसिबल आउटकम बने, 2 आउटकम्स बन गए, 2 आउटकम्स बने। अब समझना, अब जब यहाँ पे 2 कॉइन्स हो गए तो आप देखो यहाँ पे 4 बने हुए हैं, तो देखो भाई पॉसिबिलिटी तो हेड टेल आने की ना, हेड आएगा या टेल आएगा, तो जितनी कंडीशन पॉसिबल है पहले तो वो लिख दो, बहुत सिंपल तरीका है टोटल पॉसिबल आउटकम पता करने का। अब बताओ कि कितने कॉइन्स हैं, 2, तो 2 की पावर 2 लिख दो, तो टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे, 4 आउटकम्स हो जाएंगे। कितने का आउटकम्स हो जाएंगे, ध्यान से देखो कितने आउटकम्स हो जाएंगे, ये छोटी छोटी बातें समझ लो अच्छे से, ताकि किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन को वो ट्विस्ट भी करें अब की बार आपके एनसीईआरटी वाले, तो आप उन क्वेश्चन को रीच कर लो। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 कॉइन्स आ गए, तो टोटल पहले समझ लो कितने बनेंगे, पहले आप ये समझ लो कि टोटल आउटकम बनकर कितने बनाएंगे। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई वाली कि भाई कॉइन है तो कॉइन में 2 ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो हेड या टेल, तो 2 चीज़ें आ सकती है, तो 2 लिख लिया, और कितने कॉइन है 3, तो उसकी पावर चढ़ा दी, यानी कि 2 की पावर 3, तो टोटल आउटकम बनेंगे 8 आउटकम्स। कितने आउटकम्स बन जाएंगे, 8 आउटकम्स बन जाएंगे। ये बात तो हमको यहाँ से क्लियर हो गई है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है वो समझ लेते हैं। वैसे एक ट्रिक क्या है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप देख लो यहाँ पे आपको 4 टाइम्स यहाँ पर एच टोटल आउटकम कितने बन रहे हैं, देखो याद रखो 8 बन रहा है, इससे याद रखो, और 4 बार आप क्या लिख दो, टेल, 1 2 3 4 लिख दिया, टोटल 8 केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन में जब जाओगे तो आप क्या लिखोगे, हेड, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल, ठीक है।
हेड हेड टेल टेल हेड हेड और टेल टेल। तो तीसरी बार में जाओगे तब आप क्या लिखोगे, एच टेल एच टेल एच टेल एच टेल, ठीक है ना। अब देख लो कि हमारे पास जितने पॉसिबल आउटकम बने वो सारे इसमें 8 आउटकम बन रहे कि नहीं बन रहे, और कोई किसी से रिपीट नहीं करना चाहिए। याद रखोगे बच्चे, इसको डाल दो ब्रैकेट में। टोटल आउटकम कितने हो गए देखो। आई होप कि आप ये ट्रिक पहले भी देख चुके होंगे, और नहीं देखे तो अभी सीख लो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखो 3 बार हेड आया, एच एच टेल एच टेल एच एच टी 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 एच एच। अब देखो सब डिफरेंट है, कोई सेम तो नहीं दिख रहा आपको, चेक कर लो भाई, है ना, नहीं दिख रहा ना, सही है। तो क्या मैंने करा, 4 बार हेड लिखा पहले, फिर 4 बार टेल लिखा, फिर उसके बाद 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल लिखा, और फिर ऑल्टरनेट चलाया, एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी, खत्म, ठीक। आपके पास 8 आउटकम्स आ गए। यहाँ पर आपके पास यही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और वहाँ लिख चुका हूँ तो मैं इसको नहीं समझता, यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक। यहाँ पे ये टोटल पॉसिबल आउटकम बन गया। अब इसकी बात करें अगर 1 डाइस की, तो आपको पता है कि डाइस जब भी हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसको मैं ब्रैकेट में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ बच्चे मेरे, क्योंकि एक ही डाइस है, एलिमेंट्री इवेंट चल रहा है, कंपाउंड नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये कंपाउंड इवेंट था। कैसा इवेंट था, कंपाउंड, देखो यहाँ से आप समझते भी चलना। और इसकी बात मैं करूँगा तो ये एलिमेंट्री इवेंट है, इसमें एक ही आउटपुट आएगा ना, एलिमेंट्री इवेंट। नोट्स बनाते चलना, क्योंकि नोट्स बड़े काम के हैं इसके, ठीक, समझ आई बात मेरी। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 डाइस आ जाते हैं तो कितने बन जाएंगे हमारे पास। तो इसके लिए ना एक बड़ी प्यारी सी टेबल बनती है। मैं यहाँ पे 2 डाइस की बात बताऊँ, अगर आप वो टेबल बना लो तो बहुत अच्छा है, एक बार माइंड में आके फिट हो जाएगी, ठीक है। कितनी चीज़ें हैं एक डाइस में, कितनी चीज़ें आ सकती हैं, 6 आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट है। अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पे 1 2 6 कॉलम बने, आप 6 रो बना लो, 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये 1 2 3 4 5 और 6 लिख दो, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6 लिख दो, ठीक है ना। अब इसके अंदर वाले ब्लॉक्स आपको फिल करने हैं। तो जो पहला ब्लॉक आएगा उसमें जो नंबर आने वाले हैं, ध्यान से देखना वो क्या आएंगे भाई। अगर इस वाले कॉइन की मैं बात करूँ, इससे क्या आया, हेड आया, सॉरी इससे एक नंबर आया और इससे भी एक नंबर आया, तो 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, देन 1 6। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना है, ठीक। तो सेकंड वाली रो फिल करनी होगी तो कैसे होगा, 2 1, मतलब इसका क्या हुआ कि हमने इस वाले डाइस से 2 लिया और इस वाले डाइस से 1 लिया, फिर इस वाले डाइस से 2 यहाँ पर और इस वाले डाइस से 2 यहाँ पर, अब इस वाले डाइस से 2 यहाँ पर, इस डाइस का 3 यहाँ पर, ठीक है। फिल कर लोगे पूरी पूरी, ठीक है ना। इसके डायगोनल पे ना सेम मिलेंगे, ये भी देखते जाना, छोटी छोटी बातें बताता हूँ, समझना। फिल करने का काम आपका, मुझे लगता है कर लोगे, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। चलो देख लो, तो यहाँ पे मैं जल्दी से फिल करता हूँ, 2 4 2 5, थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं, आप भी जल्दी से बना लो जब तक कि 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। Then after 4 1 4 2 4 3 4 4 लिख चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि डायगोनल वाले एलिमेंट्स ना हमेशा सेम आएंगे, ये डायगोनल होता है ना, इधर पे 4 6, देन 5 1 5 2 5 3 5 4, देन 5 यहाँ पर 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 we have already written. तो when you will count it तो 36 बन रहे हैं, ठीक है ना, 6 इधर से 6 इधर, 36 आउटपुट बन रहे हैं। और ये बात मैंने आपको सिखाई भी, क्योंकि मुझे टोटल आउटकम इसमें देखना ही था, तो मुझे इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने इसलिए आपको बनाया कि आपको आइडिया लग जाए, और मैं जब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर 2 डाइस यूज हो रहे हैं तो हम इसको यहाँ से उठा सकते हैं। तो अगर टोटल आउटकम्स की मैं यहाँ पे बात करूँगा तो कितनी चीज़ें हो रही हैं, टोटल 6 हो रहे हैं, और 6 में मैंने बोला कितने डाइस हैं, 2 डाइस हैं, तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 आउटकम्स टोटल आने चाहिए, जो कि आ भी रहे हैं। और यह इसके सैम्पल स्पेस बनेंगे। सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, लिख के दिखाता हूँ, 1 1 फिर कॉमा 1 2 डॉट 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 लास्ट में 6 6। तो यू कैन सी ओवर हियर क्लियरली कि यहाँ पे हमारे पास 36 आउटकम्स बन गए हैं।
अब अगर मान लो हमारे पास कंडीशन में कह रहा है 1 डाइस एंड 1 कॉइन आ गया, तब क्या करेंगे? अगर हमारे पास 1 डाइस और क्या आ जाए 1 कॉइन आ गया, तो आप डाइस से एक लोगे और कॉइन से एक लोगे। तो आप मुझे बताओ कि कितने आउटकम इससे बन सकते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले क्या करा, हेड लिया, एक कॉइन की बात करी, और फिर डाइस का एक नंबर चूज़ किया। फिर मैंने हेड लिया, है ना, फिर मैंने डाइस का एक नंबर यानी कि 2 चूज़ किया। फिर हेड लिया, फिर डाइस का एक नंबर 3 चूज़ किया। फिर हेड लिया, डाइस का नंबर 4 चूज़ किया। फिर हेड लिया, फिर डाइस का नंबर 5, क्योंकि भाई 1 के साथ कॉम्बिनेशन में हेड चल रहा है। एक हेड के साथ एक डाइस के कितने नंबर्स आ सकते हैं? 6 तक का, है ना। अच्छा, क्या हेड ही आएगा हर बार? हाँ, मतलब हमने क्या करा है, ऐसे पकड़ा और डाइस के साथ कॉइन को दोनों को उछाला, ठीक है। तो जैसे ही उछाला हमने, तो हो सकता है आने वाला आउटकम दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा। तो कॉइन में हेड आया होगा और डाइस में 1 आ गया होगा, तो पहली कंडीशन। फिर हो सकता है ये ना आया हो सकता है कि कॉइन में हेड आया हो और डाइस में 2 आ गया, तो दूसरी कंडीशन। हो सकता है कि कॉइन में एच आया होगा और डाइस में 3 आया होगा, तो तीसरी कंडीशन। ऐसे मैंने यहाँ पे 6 बना दी। अब सेम एज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टेल के लिए भी ऐसे ही कंडीशंस बन जाएंगे। T1, T के साथ 2, T के साथ 3, T के साथ 4, T के साथ 5 और T के साथ मेरे बच्चों 6। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? इसके 6 थे, इसके भी 6 हो गए, टोटल आउटकम होगा 12 आउटकम्स। क्या इसके अलावा भी कुछ आउटकम्स आने चाहिए? आप सोच के देखो, तो मुझे नहीं लगता है कि आने चाहिए। ठीक है बच्चे, इतनी सी बात समझ में आ रही है? कुछ नई बातें सीखने को मिल रही होंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक, चलो नोट्स बनाते चलो। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर पॉज कर लिया करो, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो प्रोबेबिलिटी फिर भाई नहीं होगी अच्छे से। ठीक है, अब आ जाओ इस पे फटाफट से। इसमें क्या बोल रहे हैं देख लो। आप ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, बहुत तेज़ यहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि एमसीक्यू बहुत जल्दी से बनाने वाले यहाँ पर होते हैं। ठीक, हम बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे कि हम सॉल्व करने बैठ गए एमसीक्यूज़ में। एक और मैं आपको सजेशन दे दूँ कि जब आप अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज़ करा करोगे, तो आप कैसे करोगे? अपने एमसीक्यू की हेडिंग डाली, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लेट्स से, ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर डाल देना है, एक एक लाइन में करना है। देखो मैं ना कॉपीज चेक करता हूँ आपकी बोर्ड्स वाली, तो मुझे पता है कि एक टीचर क्या फील करता है जब उसे एमसीक्यू चेक करने पड़ते हैं, और वो कितना उसमें एफर्ट मारता है उस चीज़ को चेक करने के लिए, और उसे कितना ईजी रहेगा कि उसे आसानी से आंसर मिल जाए और उसको बहुत टाइम ना अपना वेस्ट करना पड़े। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, समझो। ट्रिक क्या मतलब? तरीका है। तो मान लो कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन ए है सही, तो ऑप्शन लिख दो, ठीक है। और उसका मान लेते हैं ऑप्शन है 2/5, तो 2/5 इसके सामने लिखो। मान लेते हैं इसका ऑप्शन है सी और 0.7 है, तो इसके सामने 0.7 लिखो। बच्चे ऐसे मत करो कि आप वहीं पे सॉल्व करने लग गए। डोंट डू द रफ हियर, रफ वर्क मत करो, बिल्कुल मत करो। लास्ट वाले पेज पे रफ वर्क करो, बहुत अनटाइडी लगता है पेज देखने में, और नीट क्लीन पेपर करो एकदम, है ना। और आप क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन लिखो, एंड देन आफ्टर वट एवर द करेक्ट आंसर दैट शुड बी रिटन। डोंट डू द वर्किंग हियर, आप वर्किंग शो मत करो बोर्ड की कॉपी में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप वहाँ पे वर्किंग आप करा है आपने नहीं करा, ऑल्दो करा होगा, या तो माइंड में कैलकुलेशन करिए, जो भी कराओ वो डोंट डू द वर्किंग। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे वर्किंग शो करूँगा और वहाँ पे वर्किंग दिखाऊंगा, तो टीचर विल लाइक यहाँ चेक कर रहा है, फिर नेक्स्ट पेज तक वर्किंग जा रही है एमसीक्यू की। व्हाट इज दैट? एमसीक्यू देने का पर्पस ही यही है कि आप माइंड में कैलकुलेशन कितनी कर पाते हो, अपने माइंड में चीज़ों को कितना रख पाते हो, उसको सब्जेक्टिव मत बनाओ। ठीक, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? ये सब बातें ज्ञान वाली हैं, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि भाई आपको अपने बोर्ड में टाइम भी बचेगा, अच्छा इससे टाइम भी बचेगा। चलो आज क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा इफ, अब मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम गोना राइट इट, अदरवाइज तो आई विल कैलकुलेट इन माय माइंड एंड गेट द आंसर। ठीक, जैसे 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो आपको अच्छे से पता है कि नॉट ई का मतलब क्या होता है, पीई के ऊपर एक बार लगा दो और 1 में से जो भी इवेंट हुआ है उसको माइनस करा दो, उसकी प्रोबेबिलिटी को। तो 1 माइनस 0.05 करा दो, कितना आ जाएगा? 10 में 5 5, यहाँ पे 9। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का हम लोगों ने प्रोसेस लगाया है, ठीक है ना, क्लियर। इसमें हमारे पास क्या होता है, 2 इवेंट, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे 2 इवेंट हो रहे थे, एक ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है वाला पूछ रहा, तो 1 माइनस पी करके आंसर निकाला। नेक्स्ट को समझते हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफर्ड। यहाँ पे आपको जैसे ही कार्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं कार्ड्स वाली चीज़ें भी इसके सैम्पल्स भी बता दूंगा। जैसे यहाँ पे कार्ड वाले क्वेश्चन आ गए हैं, अब जरा ध्यान से समझ लो कि जो कार्ड्स वाले क्वेश्चन है इनके क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको नोट्स के रूप में पता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। जब कार्ड्स वाले क्वेश्चन, यहाँ पे एक नोट्स बना लो। पहली बात तो अगर मैं बात करूँ प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में हमारे पास 4 कैटेगरी देखने को मिलेगी। कौन सी कैटेगरी? कितनी कैटेगरी है? 4 कैटेगरी देखने को मिलती है।
जहाँ पे हमको 2 रेड कार्ड देखने को मिलते हैं और 2 हमको ब्लैक कार्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। 2 रेड कार्ड्स हैं 2 तरह के, और 2 जो होते हैं वो आपके कैसे आते हैं, ब्लैक आते हैं। मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। और 2 कैटेगरी है ब्लैक कार्ड्स की। हर एक अगर मैं बात करूं भाई 32 कार्ड है, 4 टाइप ऑफ कार्ड्स में इफ बी डिवाइडेड, तो हर एक को 13 13 13 ही मिलेगा, ठीक। अब इनके नेम क्या है, ये 2 रेड है, इसका नेम क्या है, इसका नाम क्या है, ये समझ लेते हैं। तो रेड कार्ड की अगर मैं बात कर लूँगा तो हमारे पास जो नेम है, एक तो हमारे पास होता है हार्ट, अगर मैं रेड की बात कर रहा हूँ तो हार्ट, ठीक है। और एक होता है डायमंड, ठीक, डायमंड दिख रहा है। इसका अगर मैं ब्लैक कार्ड की बात करता हूँ तो एक हमारे पास होता है क्लब और एक होता है स्पेड। स्पेड की एक कैटेगरी और एक है क्लब की कैटेगरी, ठीक है ना। हार्ट आप सबने कुछ ऐसा है आई गेस, कुछ मैं भी ऐसे सिंबल है कुछ हार्ट वाला, वो आप देख सकते हो, वो आपको कार्ड्स में दिख जाएंगे कि आपको नाम याद रखना, वहाँ वैसे बन के नहीं आ रहा फिगर, ठीक है। आपको नेम याद रखने हैं। तो हार्ट्स कितने हैं 13, डायमंड्स कितने 13, स्पेड्स कितने हैं 13, एंड क्लब्स कितने हैं वो भी हैं 13। तो ये 4 कैटेगरी हो गई, वो आप देख लो, ठीक। अब इसके बाद हर एक 13 13 13, तो आप देखो सबका सम करोगे तो 52 कार्ड्स हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो जब हार्ट वाले कार्ड के बाद हम बात करेंगे तो जिसको बोलते हैं फेस वाले कार्ड, जो होते हैं ना फेस कार्ड्स होते हैं, तो जो फेस कार्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं जरा यहाँ देखना। हर एक में ना फेस कार्ड्स भी छुपे हुए हैं, वो क्या है यहाँ मैं लिख देता हूँ। जो फेस कार्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ रेड कलर की अगर बात करूँ, हार्ट और डायमंड हर एक में है, हर एक में, लेकिन कौन कौन से हैं, तो एक है किंग, किंग के से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक है क्वीन और एक है जैक। इसमें भी है एक किंग, एक है क्वीन और एक है जैक। इसमें भी है एक किंग, एक है क्वीन और एक है जैक। किंग, क्वीन एंड जैक। ए फॉर एस, दिस इज नॉट द फेस कार्ड, ये फेस कार्ड नहीं होता, ठीक है। अगर आप हर एक देखोगे, अब ध्यान से समझना इस बात को, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कितने किंग्स हैं तो आप बोलोगे 4 किंग्स, 4 क्वींस हैं और 4 ही कितने हैं जैक्स हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि हाउ मेनी ब्लैक जैक्स आर देयर, तो आपने देखा ब्लैक की 2 कैटेगरी थी, यहाँ पर एक आया, यहाँ पर एक आया, तो 2, ये देखो ये ब्लैक वाली कैटेगरी को मैं डिवाइड कर देता हूँ। ईच क्या है, हर तरह का, हर टाइप का मैं बात करूँगा तो 2 2 दिखेंगे, ठीक है ना। देखो 2 रेड किंग है, 2 ब्लैक किंग है, 2 रेड क्वीन है, 2 ब्लैक क्वीन है, 2 रेड जैक है, 2 ब्लैक जैक है, ठीक। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है आई गेस, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है। और अगर मैं टोटल बात करूँ रेड कार्ड्स की, टोटल रेड कार्ड्स यहाँ पे कितने बनेंगे, तो 13 13 26, और यहाँ पे भी बन गया 26। अब आते क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन समझ लोगे तो इजीली यू विल गेट इट, कि जो बातें हम लोगों ने यहाँ करी, जो डिस्कस करी है, उसके एक प्रूफ हो जाएगा कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब आओ फटाफट समझो क्या बोल रहे हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। जब भी बोलेगा 52 कार्ड्स, आप समझ जाना कि मैं प्लेइंग कार्ड्स की यहाँ पे बात करी जा रही है। ऐसा नहीं कि एक कार्ड बना दिया उसमें नंबर लिख दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कार्ड, अ किंग ऑफ रेड कार्ड, अ किंग ऑफ रेड कार्ड। आपको आप आए किंग पर, फिर आपने देखा कि किंग में किंग पर है यहाँ पे 2 ब्लैक और 2 रेड के थे, हमको चाहिए सिर्फ एक। लेकिन अब आप 1 मत लिखना, आप हो सकता है भाई ये वाला किंग आ रहा हो या फिर ये वाला किंग आ रहा हो, तो दोनों की पॉसिबिलिटी बन गई ना। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने पहले वो समझ लेते हैं। तो 2 किंग है हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं हमें चाहिए एक ही है, आप सोच रहे हो सर 1 क्यों लिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास भाई दोनों कैटेगरी ना, हार्ट वाला किंग भी आ सकता है या फिर डायमंड वाला भी किंग आ सकता है नहीं आ सकता है। तो इसलिए उसने हमसे बोला है, तो अ किंग ऑफ रेड कार्ड निकालने के लिए हमको सिर्फ इतना काउंट करना है कि रेड वाले कितने किंग है। तो मैंने देखा 1 1 2 है, और आउट ऑफ कितने कार्ड्स हैं, तो मुझे पता है कि 52 कार्ड्स, तो मैंने यहाँ पे अपॉन में 52 लिख दिया। यही तो पीई बन जाएगी, ये फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम। जब कैंसिल आउट कराओगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 26, ठीक। अब आओ फेस कार्ड, कितने फेस कार्ड होते तो आपको यहाँ पे मैं लिख रखे 4 4 4, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूँ कितने फेस कार्ड हमारे पास, तो 12 फेस कार्ड्स आ गए, ठीक है, ठीक। तो इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी पता करूँ तो कितना आ जाएगा बच्चे, 12 आउट ऑफ 52। और सिंप्लीफाई जरूर करना है, अगर सिंप्लीफाई नहीं कर तो वहाँ पे आपका हाफ में कट जाता है। तो अगर मैं 4 से 2 से पहले डिवाइड करें, 2 6 हो जाएगा, 2 और 26 और फिर और कट कराओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3/13। ये मैंने किसकी प्रोबेबिलिटी पता कर ली, प्रोबेबिलिटी टू गेट अ फेस कार्ड।
अब आ लिखा है बच्चे, मतलब यहाँ बहुत गलती करते हैं, वो अ फेस कार्ड समझ के 1 लिखते हैं और अपॉन लिख देते हैं टोटल आउटकम कितना आ रहा है। ऐसा नहीं है भाई, इसका मतलब यहाँ पर ये बनता है कि जितने भी फेस कार्ड्स हैं उनमें से कोई एक निकालना है, तो उन पहले उन सबको वहाँ पे प्रेजेंट तो कराएं, है ना। तो भाई 4+4+12 जब कार्ड ऊपर प्रेजेंट कराएंगे तब तो हम उसमें से कोई भी एक कार्ड निकालेंगे। ठीक ठीक। अब देखो उसके बाद क्या, अ स्पेड। अब देखो स्पेड है कितने, 13 स्पेड्स। कितने स्पेड्स हैं इसमें, अगर मैं बात कर लूँ तो कितने स्पेड हैं बेटा, एक मिनट, हाँ, अगर बात करूँ कितने स्पीड आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर 13 आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ब्लैक लिखा हुआ था। ठीक, तो उसी की बस प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं, वो 13 अपॉन दैट इज 52, तो सिंप्लीफाई कराओगे तो 1/4 आ जाए। बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान से, कोई मुश्किल नहीं आएगी, बहुत आसान समझते जाओगे, हर एक क्वेश्चन आपको बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपको मालूम है, जो नहीं हो सकता उसको हम लोग नॉट पॉसिबल वाला इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, जो है ही नहीं, जब उसका फेवरेबल आउटकम ही नहीं हो पाएगा तो 0 आएगा, 0 अपॉन समथिंग कुछ भी लिख लो 0 आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये सब MCQ से क्वेश्चन है आपके 2025 में देखने जरूर जरूर मिलेंगे, इनमें से कोई ना कोई फंसेगा जरूर, एक ही मार्क का MCQ जरा आना भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो एक प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखो 0 से कम नहीं होनी चाहिए, तो नेगेटिव कहीं दिख रहा है तो हटा देना, फॉल तो नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। अब देख लो कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 2 की तरफ नहीं आ सकती, तो देखो 3% अगर हम करेंगे तो 3/100 आएगा। देखो ये तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो 3/100 करते हैं तो भाई कितनी आएगी 0.03, जो कि 1 से कम। इसको देखोगे तो ये न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 ही होने वाली है। ठीक है, आपको ये बात फ्रैक्शन में सिखाई जाती है बड़े अच्छे से। ठीक है, ये भी हमारे पास ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा कट गया है, अगर मैं बात करूँ तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसने यहाँ पर कैन नॉट लिख दिया है। अच्छा ये भी समझा करो कि ये कैन नॉट वाला बड़ा होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये आंसर भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये है, उसने कैन नॉट लिख दिया ना। बस आपको ये देखना था कि किसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। ऐसे जितने भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ अ कार्ड्स, कि भैया 52 कार्ड्स निकाले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड ड्रॉन टू बी अ रेड कार्ड और अ ब्लैक कार्ड एंड व्हाट कैन वी से अबाउट दैट इवेंट। अब इस बात को समझना, अभी और वाला केस लगेगा तो आप प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हो, एक बात तो ये हो गई। ठीक है ना। अब मैं बोलूँ कि भैया एक बात बताओ कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो PE टू गेट अ, अगर मैं बात करूँ रेड कार्ड, तो आपको अच्छे से पता है भाई टोटल हमारे पास कितने 52 है, 52 को 2 कलर्स में डिवाइड करा गया, तो आधे 26 होंगे और आधे 26 होंगे, तो आधे रेड वाले हैं तो 26 हो गए। तो अब कह रहा है कि एक रेड कार्ड आ जाए तो 26 आउट ऑफ 52, जाहिर सी बात है कि सॉल्व करो तो 1/2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसने कहा कि मुझे अकेले इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी टू गेट अ ब्लैक कार्ड ऑल्सो हियर वी विल राइट डाउन। तो अगर मैं ब्लैक कार्ड की बात कर लूंगा तो ब्लैक कार्ड भी 26 ही है, तो 26/52 मीन्स 1/2। अब क्योंकि उसने और वाली कंडीशन दे दी है तो बच्चे याद रखना हमेशा इन दोनों प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर एंड होता है तो मल्टीप्लाई कराते हैं, प्रोबेबिलिटीज को अगर और होता है तो प्लस करा लेते हैं। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आपको याद रखनी पड़ेगी। फॉर अ पर्पस है, वो पर्पस है उसका, ऐसा नहीं कि कोई रैंडम से ऐसे कोई ट्रिक निकल आई है, ऐसा नहीं, मेथड है। डिस्कस करेंगे उस बात को भी। तो 1 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 तो है और ये श्योर इवेंट है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि इसका श्योर इवेंट नहीं है। 1 एंड इज नॉट इम्पॉसिबल, तो ये तो गलत हो गया। 0 वाले तो ऑलरेडी रॉन्ग ही है, क्योंकि 0 तो वैसे भी नहीं आना, श्योर इवेंट है ना भाई। ठीक है ना, कार्ड दे रखा तो प्रोबेबिलिटी तो निकलने वाली है ही। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, PE प्लस PE। अब आप बताओ, अगर PE लिखा हुआ है, सोचना, और प्लस PE के ऊपर एक बार लगा हुआ है और इज इक्वल टू x है, तो क्या लगता है बेटा ये x हमेशा 1 ही तो होता है। ये आपको वो आपको ट्रिक कर रहा है। अब कह रहा है वैल्यू बता दो इसकी, तो बेटा 1 का क्यूब कर दो, भाई हमसे पूछ क्या रहा है, x का क्यूब -3, तो x मतलब 1, 1 का क्यूब -3, तो कितना हो जाएगा 1 -3 विच इज इक्वल टू किसके, -2 के। -2 कहीं दिख रहा होगा। वो ये चेक करना चाह रहा था कि आपको पता है कि P प्लस P बार कितना होता है, दैट्स इट, उसका पर्पस सिर्फ इतना था। ठीक है, जिसको मालूम होगा कि x, अब वो x में खो गया कि भैया x क्या है, यहाँ पे x की तलाश में निकल गया, तो x की तलाश तो कभी किसी की पूरी हुई नहीं है, तो चला गया वो चला गया। आई मीन टू से कि x की मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, कहीं और मत जाओ आप।
चलो भाई आगे देखते हैं। अब इसको देखो, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो आपको मालूम है कि मेरे पास फेस कार्ड कितने, तब देखो ना मेमोराइज करो चीज़, जैसे लिख दिया तो अच्छी बात है, आप चाहो तो वहाँ से उठा लो, आप उस चीज़ को देख लो जो मैंने पिछली स्लाइड में करा था। अब वो बोल रहा है इसको मेमोराइज कराया थोड़ा सा, कह रहा है कि रेड कार्ड चाहिए और फेस। तो पहले बताओ फेस कार्ड थे कितने। तो हर एक कैटेगरी में चाहे मैं बात कर रहा हूँ 4 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं अगर मैं बात करूँ तो, हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, स्पेड हो गया और क्लब हो गया। हार्ट और डायमंड, हार्ट का कलर रेड होता है, उसे याद रखना, ये रेड कलर का है, ठीक है ना। अब डायमंड का मत कहना कि भैया रेड है कि नहीं है, ठीक है। तो रेड कलर का हार्ट है, तो उसी से रिलेटेबल समझना, ठीक है। तो भाई रेड कलर है तो कितने रेड कलर कितने कितने हैं जो फेस कार्ड रेड कलर में। अच्छा फेस कार्ड है 3, कौन कौन से, किंग क्वीन एंड जैक। तो रेड में बन गए 3, किस में, रेड वाले किस में बन गए, हमारे हार्ट बन गए 3, और दूसरा वाला कौन सा है जो रेड कलर का ही है, वो है डायमंड, ठीक है। डायमंड में भी तो 3 हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए 6, तो 6 आउट ऑफ 52, करेक्ट, करेक्ट है। कितने ईजिली आंसर, सिंप्लीफाई कर दो, 2 3 और 2 से ऐड करोगे तो 52 का हाफ 26 होता है, खत्म। ना वक्त लगाना, कुछ पेन भी नहीं चलाना पड़ता, क्यों, क्योंकि आपको माइंड में ये सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी, स्टोर करनी भी पड़ेंगी, बोल दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। अब डाई थ्रो कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास जो डाई का सैम्पल स्पेस बनता है वो क्या बनता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, समझो बात को, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मुझे ना प्रोबेबिलिटी चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है क्योंकि ये ना बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, देखिए इसके बीच में वो ना ट्विस्ट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे वो बोलता है लेस देन 3, आपने जब इसे रीड करोगे तो हो सकता है आप लास्ट में पहुंचे बोल लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो लेस देन 3 में तो 1 2 दोनों दिखा लगा दो, लेकिन उससे पहले पढ़ो क्या लिखा है, एन ऑड नंबर। तो लेस देन 3 से अगर एक ऑड नंबर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी मेरे बच्चे, 1 आउट ऑफ कितना, टोटल कितने 6 है, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, समझे मेरी बात को। अब आप जल्दबाजी में पड़ गए अगर तो क्या बचा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा आपको, मतलब अच्छा इजी क्वेश्चन, एक नंबर दे रहा भाई, क्यों गवाना है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिवम वेंट टू अ टॉय शॉप। बड़ा क्वेश्चन, आपको लैंग्वेज में देखा तो छोड़ा मत करो, उसको समझा करो, अब वो थोड़ा टाइम लगेगा आपको रीड करने में। बोल रहे हैं शिवम वेंट टू अ टॉय शॉप टू बाय सम गिफ्ट्स फॉर हिज नेफ्यू, ठीक है भैया गिफ्ट परचेज करने चला गया है, दैट ही वुड बी टर्निंग अ 3 this year. He decided to buy him a bag containing balls or a different colors. His nephew loves to play with balls, ठीक है। डिफरेंट कलर की उसने बॉल परचेज कर ली है, उसने बोला रेड की बॉल कितनी है, तो बोला रेड है 3, लिख लेते हैं आप इन्फॉर्मेशन। ब्लैक वाली बॉल्स कितनी है, तो बोला है 5, और क्या है वाइट बॉल की इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, वाइट कितनी है, तो है 7। जैसे ये जब बॉल वाले क्वेश्चन है सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सबको ऐड करा दो, 5 3 8 8 7 15 आ गया भाई, यही टोटल फेवरेबल आउटकम होगा, बैग के अंदर ना 15 बॉल्स पड़ी हैं। अब वो क्या बोल रहा है, द बैग कंटेन्स दिस वन, नाउ ही इज आस्किंग अस द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक। वो कह रहे जो ब्लैक नहीं है, तो जो ब्लैक नहीं तो है क्या, अब नॉट वाले अब पी निकाल के 1 - पी कर सकते हो, या थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाओ, सोचो अगर नॉट ब्लैक है तो ब्लैक नहीं है तो बाकी 2 तो हैं, या तो रेड है या फिर वाइट है, तो अब रेड वाली कितनी है 3 और वाइट वाली कितनी है 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 7/50, नॉट ब्लैक ही तो है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक, तो 7, अच्छा ओ एक मिनट, हाँ तो 3 + 7 कराना था, मैंने सिर्फ 7 लिखा 10, तो 10/15 सिंप्लीफाई करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 और 5 3, ठीक है 5 2 और 5 3 हो जाएगा, 2/3 इज द आंसर। टू अपॉन थ्री इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, हमने क्या करा, ब्लैक को हटा दिया, 7 + 3 10 करा, 10/15 आंसर। आगे बढ़ रहा है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में करा रहा हूँ, लाइक बहुत इजी टॉपिक है ये। अब आगे बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन समझ लीजिए आपका एक तरह से ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और क्योंकि जो केस स्टडी बनी कुछ इस तरह की ही आपको देखने को मिलेंगे इस बार, थोड़ा सा इसमें ट्रिक करेगा आपको, 4 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ जाता है, ठीक है। केस स्टडी में इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लो कि 2025 के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ये बात में मुझे लग रहा है कि इट विल बी डन।
आगे देखते हैं। स्कूल ऑफर्स सेवरल स्पोर्ट्स टू इट्स स्टूडेंट्स सच एज क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड द स्पोर्ट्स टीचर प्रिपेयर्ड अ पाई चार्ट एज शोन इन द गिवन फिगर। फिगर इजीली क्लियर हो गया होगा ये कैसे यहाँ पर कि बास्केटबॉल कितना है 15, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेवरेट स्पोर्ट बीइंग आइदर स्विमिंग और बैडमिंटन। तो पहले एक बार सारी इन्फॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ कि फुटबॉल कितना परसेंट है, तो 20% है। उसके बाद क्रिकेट कितना परसेंट है, तो 25% है। देन आफ्टर टेनिस 10% है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद वो इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा होगा स्क्रीन की वजह से। देन आफ्टर स्विमिंग की अगर बात कर लेंगे तो वो 18% है। फिर बैडमिंटन 12% है। एंड देन बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये मैं बास्केटबॉल BB लिख देता हूँ, इससे याद रखना। लिख ली इन्फॉर्मेशन, ये हो गई, आपने इन्फॉर्मेशन लिखी, समझ आई मेरी इन्फॉर्मेशन, देख लो भाई। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेवरेट स्पोर्ट बीइंग आइदर स्विमिंग और बैडमिंटन। तो या तो उसको स्विमिंग चाहिए या फिर क्या चाहिए, बैडमिंटन चाहिए। तो स्विमिंग वाला कितना है, तो आप देखो 18% है, करेक्ट है। और जब मैंने क्या और लग गया समझ लेना, ऐड कर लेना। और बैडमिंटन वाला कितना है, तो बैडमिंटन वाला आ रहा है 12%। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, जब और वाला केस आएगा तो क्या करेंगे, 18% प्लस 12%, दोनों को प्लस करा दोगे तो कितना बन जाएगा, 30%। अब आंसर आपको या तो फ्रैक्शन में दो या डेसिमल में दो, तो परसेंटेज को कन्वर्ट कर लो। अच्छा, अब आप सोच रहे हो इसमें फॉर्मूला ही लगा क्या। अब एक बात दो सोचो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, तो टोटल तो 100 ही हो रहा होगा, है ना। तो 30% को आप कन्वर्ट करोगे तो आप देखो ऐसे दिखेगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होगा, 3/10 हो गया, ठीक है। अगर डेसिमल बोलेगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी का अगला पार्ट आएगा जो कि हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें किसकी, ऑफ अ फेवरेट स्पोर्ट बीइंग नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट। तो ना ही फुटबॉल है ना ही क्रिकेट है। तो आप यहाँ पे पहले तो पता कर लो, क्योंकि बहुत सारे अलग से टर्म दे रखे हैं, तो मैं पता करूँगा प्रोबेबिलिटी टू चूज फुटबॉल और क्रिकेट। तो और निकालेंगे, नाइदर नॉर निकालने के लिए 1 से माइनस करा देंगे। PE टू चूज कौन सी एक्टिविटी, फुटबॉल, फुटबॉल और क्या चीज़ बेटा, फुटबॉल और क्रिकेट, ठीक है ना। मैं और निकाल रहा हूँ, स्मार्टली करना चाहिए हमको ना। ऐसे हम अगर उस वाले क्वेश्चन की तरह बाकी की प्रोबेबिलिटी निकाल के हम कर सकते हैं, तो ऑल दो वी कैन डू, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान रहेगा। आप बस ये चेक करो कि फुटबॉल और क्रिकेट वाली जो परसेंटेज वो है कितनी। चलो आप देखते हैं। तो फुटबॉल की अगर मैं बात कर लूँ, फुटबॉल 20 और क्रिकेट है 25। फुटबॉल है 20%, फुटबॉल है 20% और क्रिकेट है 25%। दोनों को जब ऐड कराओगे कितना आ जाएगा, 45%। बट उसने कहा कि हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, PE बार। जैसे आप लगाओगे टीचर समझ जाएगा कि आपको पता है कि भाई ये क्या निकालना चाहता है, नॉट वाली कंडीशन लगा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो 1 माइनस, अच्छा अब यहाँ पे समझो 1 हम लोग यहाँ परसेंटेज है तो इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, ठीक है। तो 0.45 आएगा, है ना। अब 1 माइनस 0.45 कराना, तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 5, तो 0.55, ठीक है ना। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अभी जो नॉट दिखा रहा है, बार क्या दिखा रहा है कि नॉट, नाइदर नॉर लिख दिया ना। नाइदर नॉर का मतलब जो हो रहा है उसका जस्ट विपरीत, जस्ट ऑपोजिट, जस्ट उल्टा, जिसके लिए हम लोग 1 से माइनस करते हैं। तो मैंने इसका पॉजिटिव पार्ट निकाला, फिर 1 से माइनस कर दिया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेवरेट स्पोर्ट बीइंग बास्केटबॉल, टेनिस और क्रिकेट। बास्केटबॉल हो, टेनिस हो और क्रिकेट हो, तो हमको बास्केटबॉल की प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी परसेंटेज में, और फिर टेनिस का लिखना पड़ेगा, और फिर क्रिकेट पहले लिख लेते हैं इन्फॉर्मेशन में। तो बास्केटबॉल है 12, टेनिस 10 एंड क्रिकेट 25। बास्केटबॉल है 10, 12, 10, 25। क्या चीज़, 12%, 10% और 25%, यही ना। उसने बोला कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बास्केटबॉल चाहिए, टेनिस और क्रिकेट में एक चीज़ चाहिए, है ना।
बीइंग बास्केटबॉल, टेनिस और क्रिकेट। अच्छा, तो बास्केटबॉल की प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखेंगे 12% बास्केटबॉल चाहिए। अच्छा, टेनिस और क्रिकेट में कोई एक चीज़ चाहिए, है ना। बास्केटबॉल की प्रोबेबिलिटी के साथ साथ मैं और ही बोल रहा हूँ, तीनों और चल रहे हैं, ठीक है। फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेट स्पोर्ट बीइंग बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल तो को बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं टेनिस और क्रिकेट की। तो पहले टेनिस और क्रिकेट में तो दोनों में से कोई एक आएगा। तो मतलब इसका मतलब सिंपल से ही होता है कि टेनिस भी आ रहा है, क्रिकेट भी आ रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि तुम्हारे पास दो दो चांस हैं, तुम या तो टेनिस ऑप्ट करो या क्रिकेट, तो आप कहोगे सर टेनिस की प्रोबेबिलिटी भी है मेरे पास और क्रिकेट की भी है, तो दोनों को ना प्लस कराएंगे। और तो बास्केटबॉल की भी दे रखी है, तो मैं 12% प्लस टेनिस की 10% और लगा रखा है यहाँ पे, तो आई गेस पूरा मेरा इसमें अंदाजा यही है भाई कि तीनों प्लस ही होंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा सो देख लेते हैं। 25, 10, 35, 35 प्लस 12 अगर मैं बात कर लूँ तो कितना आ जाएगा, 35 प्लस 12, 35, 10, 45, 47, तो 47% मीन्स 0.47, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। A letter of an English alphabet is chosen at random. What is the probability that the chosen letter is a consonant? You know very well कि अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूँ अल्फ़ाबेट की, तो उसमें टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इसमें से दो कैटेगरी होती है, एक होती है वाउल्स की कैटेगरी जो कि होते हैं कुछ, और दूसरी होती है कॉन्सोनेंट की। बताओ कितने होते हैं, तो वर्ड्स होते हैं 5 AEIOU, पता ही होगा। ये कितने हो गए बेटा 5। अगर ये 5 हो गए हैं 26 में से 5, इसका मतलब है कि कितने बचेंगे 21। हमसे बात कर रहा है कॉन्सोनेंट की, तो हमारे लिए कितना आसान हो गई बात ये लिखना कि कॉन्सोनेंट हैं कितने 21 और प्रोबेबिलिटी बतानी है आउट ऑफ 26। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्दर ये सॉल्व हो नहीं रहा, ठीक। चलो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, ये सब 1 मार्कर है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग अ गेम इज 0.07, तो लूजिंग इट कितना हो जाएगा, अगर वो लूज करा तो 1 - 0.07। क्या आंसर है ये आप जानते हो, ठीक। बहुत टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें, आगे बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड, 8 ग्रीन एंड 7 वाइट बॉल्स। तो रेड कितनी है 5, ग्रीन कितनी है 7 और वाइट बॉल कितनी है, सॉरी ग्रीन 8 है ना, ये 7। तो टोटल कितनी बॉल्स हैं, सबको सम कर लो, 8, 5, 13, 7, 20 बॉल्स। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ग्रीन नॉर अ रेड। तो ग्रीन भी ना हो और रेड भी ना हो, तो इन दोनों को हटा दो, तो बहुत सिंपल से ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, दैट इज 7/20। क्यों, क्योंकि हमको ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, बचा क्या 7/20, नाइदर ग्रीन नॉर अ रेड, ठीक समझे। बाकी देखो, अ लेटर इज चॉइजन फ्रॉम द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस बार के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क आपको देखने को मिलेगा, है ना। मेंटेनेंस एक वर्ड लिखा हुआ है, इसमें हमें पता करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन, कि एन कितनी बार आया है यहाँ पर, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, बस काउंट ही तो करना है, एन कितनी बार आया। देखो एक एन ये आया है, एक एन ये आया, एक एन ये आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3। और आउट ऑफ देखो तो कितने लेटर्स हैं, बस ये काउंट करना है, तो पी क्या बन जाएगा 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना, ठीक। चलो, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस। देखो अब जब डाइस को 2 बार फेंकें या 2 डाइस को 1 बार फेंकें, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो भी हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 डाइस की, सो मैं वहाँ पे आपको समझा चुका हूँ स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने वहाँ पे काफ़ी टाइम लिया, यहाँ पे क्वेश्चन कितने आसानी से बनने लग गए, ठीक है। तो पहले अगर 2 डाइस की मैं बात करूँ तो HH, TT, फिर HT और फिर TH, ये हमने बनाया सैंपल स्पेस। आप सैंपल स्पेस बनाओगे वहाँ पे S नाम दे दोगे। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल कम अप। ओह सॉरी, मैंने कॉइन का बना दिया है, कॉइन होता तो ये बनता, कॉइन नहीं है, डाइस है। तो डाइस वाले पे अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो आप एक बात बताओ, डाइस की बात हो रही है ना, तो वही वाली टेबल याद आ रही होगी, है ना। लेकिन आपको टेबल हर बार बनानी नहीं है, बस मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू 1 2 3 4 5 1 more 6, इस वाली टेबल का मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, तो बताओ जो सेम नंबर आते थे वो कहाँ आते थे, डायगोनल पे आते थे ना, मैंने कहा देखो आएंगे, ये तो है सब सेम नंबर, करेक्ट है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल कम अप आइदर टाइम। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आसानी से बन जाएगी भाई, सैंपल स्पेस बना लोगे, वो तो पूरा का पूरा है ना। फेवरेबल आउटकम कितने हैं 6 हैं,
1 2 3 4 5 6, देखो काउंट कर लो इसको फटाफट से, कितने हैं 6 है, और आउट ऑफ कितने हैं, तो यू नो वेरी वेल दैट इज 36। बात समझ में आई? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको देखना था कि दोनों डाइस पर सेम नंबर आना चाहिए, तो सेम नंबर वाला पार्ट ये तो है 1 1 2 2 3 3, है ना, ये तो है करेक्ट। तो भाई देखते हैं अगला, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली टेकन लीप ईयर ऑफ 53 संडे। ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार आपके 2025 की मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहली बात समझ लो लीप ईयर क्या होते हैं। आपको दो कैटेगरी मिलती है, एक तो लीप ईयर, तो लीप ईयर में मैं बात करूँ नंबर ऑफ डेज कितने आते हैं, तो बेटा याद रखना 366। नॉर्मल डेज की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल ईयर की बात करूँ, उसमें 365 डेज होते हैं। तो लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं, ये हर 4 साल में एक बार पड़ता है। ठीक है, अब आप बताओ कमेंट करके कि 2025 लीप ईयर है कि नहीं है। और एक और बात है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए तभी निकलेगा। ठीक है, वो ईयर, वो नंबर ऑफ ईयर। ठीक, चलो देखते हैं। तो लीप ईयर में 366 डेज हैं, उसने बोला कि 53 संडे चाहिए। अब संडे का रिलेशन आप किससे समझते हो, वीक से। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। अब समझो 1 वीक की अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे को कितने डेज देखने को मिलते हैं। अगर मैं 1 वीक की बात कर लूँ तो मुझे कितने डेज देखने को मिलते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है ना। अब 366 अगर है, बस करना क्या है, 366 में ये देख लो कि कितने वीक्स बन रहे हैं। तो 7 डेज बराबर एक वीक है, तो 366 डेज बराबर कितने वीक होएगा, डिवाइड कर लो। तो 7 5 सा 35, 116, 7 2 सा 14, ये हो गए वीक्स और ये हो गए डेज, है ना। अब हो क्या रहा है, देखो जो कंफर्म है उसके बारे में प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। 52 वीक्स तो आने ही आने, तो ये तो हटा दो, इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे इन 2 डेज़ की। तो 2 डेज़ रिमेनिंग बच रहे हैं, इनमें अगर मैं बात करूं कि वीक की स्टार्टिंग संडे से हो रही है फॉर अ वाइल, तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। तो या तो अगर पहला दिन संडे पड़ा, दूसरा मंडे पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, अगर पहला दिन मंडे पड़ गया, मतलब पूरे अगर यहाँ 52 वीक्स बीत गए, नया वीक स्टार्ट हो रहा है भाई, नए वीक में संडे आएंगे। ठीक है ना। तो पहले दिन मैं मान लेता हूँ पहला ही जो डे पड़ा वो संडे पड़ गया, तो दूसरा वाला अगर डे पड़ा होगा तो वो क्या पड़ा होगा, मंडे, और या तो मंडे या फिर ट्यूसडे। संडे मंडे पड़ सकता है, मंडे ट्यूसडे पड़ सकता है, क्योंकि 2 डेज बच गए ना, तो हमें 2 डेज के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर एक होता अब तो कुछ भी नहीं था, 1/7 हम 7 लिख देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भाई एक दिन बच रहा है उसको आउट ऑफ 7 देख लेना। बट यहाँ पे 2 कैटेगरीज, 2 चीज़ें बची, 2 डेज बच गए हैं। तो अगर पहला दिन संडे तो हमें दूसरा डे फिक्स करना पड़ेगा, तो मंडे हो जाएगा। मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे के साथ वेंसडे बनेगा। ठीक है, और अगर मैं वेंसडे की बात करूँगा तो वेंसडे के साथ थर्सडे बन जाएगा, एक ये बन रहा है। अगर मैं थर्सडे की बात करूँगा तो फ्राइडे बनेगा, और फ्राइडे के साथ कौन सा बनेगा, सैटरडे बन जाएगा, और सैटरडे के साथ कौन सा बन जाएगा, तो संडे बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि संडे कितनी जगह आया है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। तो अगर मैं इसकी पीई निकालूं तो भाई ये है टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आउटकम कितने हैं, 7। तो 7 ही दिन बच रहे हैं उस पर्टिकुलर वीक में, है ना। उनमें संडे मंडे का एक रूल चल रहा होगा, तो यहाँ से एक डे उठाओगे और एक यहाँ से, तो कितने डेज बन जाएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, 2/7 की। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। अब याद रखना कि जब भी अगर यहाँ पे कैसे चल रहा है, लीप ईयर चल रहा है, तो हम ये करेंगे 366 डेज होते हैं। अगर नॉन लीप ईयर होता तो 365 डेज होते, तो यहाँ पे 1 डे बचता, और तब ये अगर यही क्वेश्चन होता नॉन लीप ईयर के लिए तो 365 डेज होते नहीं होते। तो वहाँ पे ना ये वाला जो 2 डे बच रहा है वो 1 डे रिमेनिंग होता। अब 1 डे रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ बताओ, 1 डे रिमेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1/7 इसका आंसर मार्क करोगे। 2 डेज बचे 2/7 मार्क कर दो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी बन सकता है प्रोबेबिलिटी। ये मैंने आपको सैम्पल स्पेस बना के दिखाई दिया। आगे बढ़ जाओ। अ नंबर इज चॉइस्ड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस वन, यहाँ से हमको एक नंबर चूज करना है। अब समझो इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। इन सारे नंबर के स्क्वायर पता कर लो, वही हमारा सैम्पल स्पेस। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दीस नंबर्स। हम इस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, -3 का अगर स्क्वायर कराओगे, क्या बोल रहा है स्क्वायर, तो इन नंबर को मत लेना, स्क्वायर को लेना। तो इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9। करेक्ट है। तो कह रहा है व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो लेस देन हो और इक्वल टू 1 हो, ऐसे कितने चांसेस बन रहे हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो मुझे एक ये इक्वल टू दिखा है, ये लेस देन दिखा है, ये इक्वल टू दिखा है, और तो कोई दिखा नहीं रहा। तो 3 आउट ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, खत्म। ठीक, इतना आसान है।
चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस आर देयर। अब डाई में लेके उसने ये नहीं कहा कि 1 2 3 4 5 6 है, लेटर्स डाल दिए ए बी सी डी ऐसे करके डाल दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, पहला पार्ट में कह रहा ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप देखो ए कितनी है, क्या 1 2 3, तो 3 अपॉन, ये फर्स्ट मैं पार्ट का बता रहा हूँ कि पी ई कितनी निकलेगी टू गेट ई ए ओवर हियर, तो 3 काउंट करो और आउट ऑफ कितने 6 है, तो कितना हो जाएगा 1/2 कैंसिल आउट कराने पे। बी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ऑब्वियस बात है 1/2 इसकी है, 1/2 इसकी भी होगी, वैसे काउंट कर सकते हो, नो 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 वेट 1/2 नहीं होगी। बी काउंट करो हैं कितने, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा, बी आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 यानी कि 1/3। यहाँ गलती हो सकती थी कि ऐसा लगता है कि ए या बी आ रहा है, फिर सी भी लिखा हुआ है, डी भी हो सकता था, तो बस आपको करना है कि काउंट करें कितने बी वहाँ पर आए हैं, जितने आए उसको ऊपर लिखो और टोटल आउटकम कितने हैं पॉसिबल वो लिख दिया नीचे, और सिंपल सिंपल हमने फ्रैक्शन सॉल्व कर लिया। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बना लो ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही 2 कॉइन्स देखो आप सैंपल स्पेस बनाना स्टार्ट कर दो। तो पहला एच एच है, अच्छा क्वेश्चन है, बात समझना ध्यान से। दूसरा टी टी है, तीसरा एच टी है और चौथा टी एच है, करेक्ट है। अब इसने पहला क्या बोला, इस तरह का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसमें 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स आते हैं, मैं अभी 2 कॉइन्स वाला कराता हूँ आपको। एटलीस्ट 1 हेड, आपको एटलीस्ट का मतलब समझ लो क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अगर मैं आपसे कहूँ कि नोट्स अगर अपने पास रखने हैं, उसमें मैक्सिमम नोट 100 तक का जा सकता है, ठीक है ना, तो मैंने कहा आपके पास एटलीस्ट 10 का नोट है, तो आपके पास इसका मतलब ये हो रहा है कि 10 का नोट भी है, 20 का नोट भी है, 50 का नोट भी है और 100 का नोट भी है। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, कम से कम का मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा समझोगे, जैसे उल्टा समझना, और एटमोस्ट का मतलब होता है 100, कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता था, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब कम कम की तरफ जाना है। एटलीस्ट जब देखोगे तो उसके कम से कम, लीस्ट वैल्यू से ऊपर की तरफ जितने भी चीज़ें पॉसिबल चीज़ें बन रही हैं उनको सबको काउंट करोगे। तब तो बोला एटलीस्ट 1 हेड है, समझना कम से कम एक हेड हो, तो कम से कम एक हेड हमको यहाँ मिला, फिक्स नहीं करा, एटलीस्ट बोला है एक हेड यहाँ मिला, तो कम से कम हेड का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी तो हो सकते हैं, तो ये भी तो है, ठीक है। तो जो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी यहाँ बनेगी एटलीस्ट वाले की, तो यहाँ पे हमें देखा कंडीशन कितनी बन गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अच्छा यहाँ पर नो हेड है, यहाँ पे एक भी नहीं है, ठीक है, तो कितनी हो गई 3/4, इजी। एट मोस्ट 1 टेल समझ लेते हैं, एट मोस्ट 1 टेल, अब टेल पे काम करते हैं। एट मोस्ट का मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, दो नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक ये है, एक टेल यहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है, दो तो नहीं दिख रही, यहाँ 2 दिख रही है, इसको नहीं लेंगे बच्चे, इसको ले लेंगे 2 टेल करते वक्त, लेकिन इसको नहीं। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक बोली, 2 कैसे आ सकती है। अच्छा जब ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगे तो जीरो वाले को भी काउंट करेंगे, ये इसका की पॉइंट है, जो ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। जब ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो जीरो वाले को भी काउंट कर लेंगे, जहाँ पे एक भी टेल नहीं है तो वो ये भी है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 3 टोटल केस बने आउट ऑफ 4। अ हेड एंड अ टेल, एक हेड हो और एक टेल हो, तो एक हेड और एक टेल इसमें तो है नहीं, एक हेड एक टेल इसमें तो है नहीं, एक हेड एक टेल इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि इसकी पी क्या बन जाएगी मेरे बच्चे, 2/4, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2, ठीक। अब अगर इसी में नहीं है, मैं यहीं पे सिखा देता हूँ आपको, इसमें समझ लेना कि अगर हमारे पास केसेस यही होते, लेकिन जो कॉइन्स है वो 3 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सपोज दे रहा 3 कॉइन्स, ऑल्सो मतलब पेपर में ये वाला आता है एग्जाम पर्पज से, तो मैंने आपको भी सिखाया था कि कैसे वो कंडीशन बनानी, में वापस से बनाया था ताकि एक बार आपका भी रिवीजन हो जाएगा। 4 बार एच लिखवाए थे, 4 बार टेल लिखवाए थे, लिखवाया था, सबसे पहले सैम्पल स्पेस बना लो, एक और टेल, फिर मैंने क्या लिखवाया था आपको याद आ रहा होगा, 2 बार एच, 2 बार टेल, 2 बार एच, वो मिसिंग हो गया, एच एच सामने लिखना अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, एच एच टेल टेल, एच एच टेल टेल, फिर क्या लिखवाया था, एक एच एक टेल, ऑल्टरनेट, एक एच एक टेल, एक एच एक टेल, एक एच एक टेल, आपको यहाँ पे कंडीशंस मिल गई। अब समझना क्वेश्चन को, इसी ये मेरे पास टोटल आउटकम बन गए कितने, 8 आउटकम्स है। अब क्वेश्चन बोलता है ये, मैं इसी वाले के लिए बात कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे लिखूंगा, अगर बोलता है एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि एक तो और एक से ज़्यादा भी हो, तो एटलीस्ट 1 हेड में ये आएगा, आएगा नहीं आएगा, 3 हेड है, एटलीस्ट 1 हेड में ये भी आएगा, 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 एटलीस्ट ये नहीं आएगा, ये कम से कम एक तो हो भैया, यहाँ तो एक भी नहीं है, तो क्या बन गया टोटल, देखो 8 टोटल, तो एक हट गया 7, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी हमारी जो बनेगी वो हो जाएगी
7/8, ये मैं 3 कॉइंस की बात कर रहा हूँ। एट मोस्ट वाली कंडीशन देखते हैं यहाँ पर। एट मोस्ट 1 टेल उसने बोला, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक टेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो। तो मुझे एक यहाँ दिख रही है, एक यहाँ टेल दिख रही है, एक यहाँ टेल दिख रही है, एक यहाँ टेल दिख रही है। एट मोस्ट ये नहीं है, ये 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 हो गए, नहीं लेंगे, यहाँ पर एक भी नहीं है, इसको ले लेंगे। एट मोस्ट वन टेल है ना, एट मोस्ट 1 टेल की मैं बात कर रहा था यहाँ पे। तो कम से कम सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल दिख रही हो, तो यहाँ पे एक दिख रही थी, यहाँ दिख रही थी, सब मार्क कर दिया राइट हैंड साइड पे। 1 2 3 4 5, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 5/8 बन जाएगी। अब सी वाले पार्ट को देख लेते हैं, ये मैंने बी है, कह रहा है अ हेड एंड अ टेल, एक हेड हो और एक टेल हो, एक हेड हो और एक टेल हो। यहाँ 2 हेड है, फिक्स है, ये एटमोस्ट एटलीस्ट नहीं है, तो एक हेड और एक टेल ढूंढो। तो मुझे एक ये कंडीशन यहाँ तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि एक हेड एक टेल में से हमेशा ज़्यादा निकल आएगा ना, 2 हेड हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन इसके लिए नहीं निकल पाएगा। तो ये तो नॉट पॉसिबल वाला हो गया। अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो अगर पेपर में देते तो आप इसको नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे 3 सिक्कों की बात हो रही है, 3 पॉइंट की बात हो रही है। हम एक हेड एक टेल कैसे ले सकते हैं भाई? अगर एक हेड आया और एक टेल है तो दूसरा वाला या तो हेड होगा या तो टेल होगा ही होगा, ठीक है ना। एटलीस्ट एटमोस्ट 2 केसेस से समझा दी मैंने, आपको समझ में आ गया होंगे, ठीक। चलिए 2 कॉइंस 3 कॉइंस दोनों हो गए। अब देखते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। तो अब बस आप ये सोचो, थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करो, 8 कहाँ कहाँ बन सकता है। देखो आप 1 से स्टार्ट करो, तो 1 + 7 तो कहीं बनना नहीं, तो 1 को तो हटा ही दो, वो तो बनेगा ही नहीं। 2 से स्टार्ट करो, 2 + 6, देखो इस वाले के लिए क्या बनेगा, 2 के साथ 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 के साथ 4 आ सकता है, नो 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 नो, 2 आ चुका है, अब 2 के साथ एक ही केस बनेगा, ये वाला। अच्छा जी, और उसके बाद 6 को कॉमा 2 बना देंगे। अब 3 के साथ एक केस बन जाएगा जब 5 आएगा, 4 के साथ एक केस बन जाएगा 8 लाने के लिए जब 4 + 4 8 आएगा। अब 5 के साथ एक बन जाएगा जब 3 आएगा, और 6 के साथ एक बन जाएगा जब 2 आएगा। ये बनेंगे केस 1 2 3 4 5। इसके अलावा कोई नंबर है, सोच पा रहे हो? इसके अलावा कोई नंबर है? इसमें हमारा 8 बना है। अगर चेक करना हो तो वैसे मेरे काउंट में मुझे मालूम है 5 ही है, 1 2 3 4 5, बट एक बार आपको चेक करवाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैंने ये टेबल बनाई थी। देखते हैं वहाँ पे 8 सम बन रहा था कि नहीं बन रहा था। We started ना, in starting we have done this। बहुत स्टार्टिंग में था यस, बट देख लो, श्योरिटी ज़रूरी है। ज़्यादा पीछे चले गए, टेबल बना रहे थे नहीं, चलो कोई नहीं। यार I want to show you the table, that is what is happening यार। फालतू you have opted this option, वहीं कर लेना चाहिए था। हाँ ये था भाई, क्या देख लो भाई, यार 8 बन रहा था। 8 कहाँ कहाँ बन रहा है? देखो जहाँ पे सम 8 बन रहा हो, 1 के साथ मैंने कहा था हटाई देना, 2 के साथ देखो 8 कहाँ बना था, ये बना था एक, 3 के साथ कहाँ बना था यहाँ, इसके अलावा तो कहीं 8 नहीं बन रहा ना भाई, देख लो। 4 के साथ कहाँ बना था, यहाँ बना था। 5 के साथ कहाँ बना था, यहाँ बना था। 6 के साथ कहाँ बना था, यहाँ बना था। 1 2 3 4 5 केस बने, 5/8। अब अगर बोलेगा लाइक इसी को समझ लो, थोड़ा सा और क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोलेगा अगर सम ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ नंबर बोल दिया, उसने 6 बन रहा है, तो आपको बोला प्रोडक्ट ऑफ 6 चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दैट विल गिव 6। अब देखो 6 कहाँ कहाँ बनेगा, जहाँ प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो मुझे लगता है कि देखो 6 किसी टेबल में आएगा, पहले 2 में आएगा, तो 2 में कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, 1 हो गया। और आगे बन सकता है 6 नहीं बन सकता, 3 में बन सकता है, उसके फैक्टर देख लो बस, तो 3 2 6, एक यहाँ बन सकता है। तो और कहाँ 6 बन सकता है, तो एक 1 का फैक्टर भी है 6, तो 1 6 हो जाएगा और 6 1, टोटल 4 हो जाएंगे। तो इस टेबल से बड़ा कुछ सॉल्व हो जाने वाला है। आई होप कि टेबल आपको क्लियरली दिख रही होगी, नहीं दिख रही हो बहुत इजीली बना लो, कुछ मुश्किल नहीं है। 1 1 2 3 4 5 6 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 लिख दो, इजीली बन जाएगा। अब वही फटाफट से ऐसे क्वेश्चन करते हैं। कहाँ पर है मैंने क्वेश्चन हैव डन राइट, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ तो 8 के लिए कितने केस बने, 5, तो डेफिनेटली कितनी प्रोबेबिलिटी इसकी बन जाएगी बेटा, पी की अगर मैं बात करूँ तो
5 अपॉन और टोटल पॉसिबल आउटकम, क्योंकि आप जानते हो कि डाइस 2 हैं और 2 की पावर 6 की पावर 2 लगा के 36 निकालते हैं टोटल आउटकम। अब जिसका सम 13 बन रहा हो तो ये आप अपने आप से टेबल देख के पता कर सकते हो। लेस देन और इक्वल टू की अगर बात करेंगे 12 तो आपको देखना पड़ेगा 12 कहाँ बना था और लेस देन 12 कहाँ तक बन रहा था, उसको देख लेना। सम की बात करें, प्रोडक्ट की बात करनी है तो बहुत सारे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझना। अ गेम इन द बूथ एट अ दिवाली फेयर इन्वॉल्व्स यूजिंग अ स्पिनर फर्स्ट, देन इफ द स्पिनर स्टॉप्स ऑन एन इवन नंबर, जब स्पिनर इवन नंबर पे रुकता है तो कुछ होता है क्या? द प्लेयर इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम अ बैग। तो यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं कि जब इवन नंबर पे रुकेगा, कहाँ पे रुकेगा? कंडीशन क्या है कि जब ये जो स्पिनर है ना घूम रहा है ऐसा राउंड राउंड, अगर किसी भी एक इवन नंबर पे मिला तो वो कहाँ जाएगा? इसमें से मार्बल्स निकालने जाएगा। ठीक, तो इवन नंबर आया तो मार्बल पिक करेगा, कंडीशन लिख लेते हैं। अब जब मार्बल पिक कर लिया, अब क्या कर रहा है? स्पिनर एंड देन मार्बल इन द बैग आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। ठीक है, प्राइजेस आर गिवन व्हेन अ ब्लैक मार्बल इज पिक्ड। तो यहाँ पे उसको प्राइज मिलेगा, लेकिन प्राइज तब मिलेगा जब वो ब्लैक मार्बल ही निकालेगा। करेक्ट है। अब देखें प्रोबेबिलिटी से पूछ रहा है, तो पहले पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल। तो मार्बल कब पिक कर सकती है वो? जब इवन नंबर आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो पीई बनेगा वो क्या बन जाएगा बताओ? इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5, एक को छोड़ के सारे इवन नंबर है, तो 5 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6, 5.6 कितना ईजी हो। इस इन्फॉर्मेशन वैसे भाई मार्बल कब चूज कर सकती है? जब इवन नंबर आए, तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी 5.6। सेकंड क्या है? सपोज शी इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। अब उसको भाई निकालेगी, मार्बल निकालेगी तो उसको प्राइस मिलना है ना, गेटिंग अ प्राइस। प्राइस कब मिलेगा? जब क्या है? ब्लैक आए। तो मार्बल हैं कितने? तो 20 मार्बल्स हैं इसमें। हाँ, बैग कंटेंट 20। तो जो बी वाला है उसकी पी क्या बन जाएगी? इसकी पी क्या बन जाएगी? मार्बल निकालना है ना। मार्बल्स हैं कितने? द 20 marbles हैं, and suppose she will allow to pick a marble from a bag, what is the probability of getting a prize when it is given that the bag contains 20 balls out of which 6 are black? तो 6 आने पे ही प्राइज मिलेगा, तो 6 आउट ऑफ 20। सिंप्लीफाई कराया, 2 3s are 2 10s। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ना मतलब सोचने वाले ज़्यादा होते हैं, वर्किंग कितनी है, कितनी कम दे रखी है, लेकिन आपको सोचना था कि मार्बल कब जीत सकती है, मार्बल निकालने का चांसेस उसको कब मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। A bag contains 12 balls out of which some are white and some are red. We don't know how many are there. If the probability of drawing a white ball of the random at random is 2/3, समझना। जिसने बोला कि जो white ball की जो probability है P to get white ball वो कितनी रखी है? 2/3. Then find how many red balls are there in the bag. तो red balls कितनी होंगी ये हमको पता करना है। अच्छा, ये जो probability हमने निकाली वाइट, लेट्स से कि इसको वेरिएबल से करेंगे। लेट की जो वाइट बॉल्स हैं वो x हैं और दूसरी वाली कौन सी है? वाइट है और सम आर रेड, और रेड वाली जो बॉल्स हैं वो कितनी है? जैसे यहाँ पे टोटल बॉल्स मुझे दिख रहा है कि 3 होंगी, वैसे तो ये 1 उसमें बन जाता अगर मैं आपको बताऊँ। देन फाइंड हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर। 1 आउट ऑफ 3 होगा, 1 ही बचेगी। चलो देखते हैं रेड बॉल कितनी हो जाएगी, तो मैं बोला y है, करेक्ट है। तो अब इसको ध्यान से देखो, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है 2/3, ठीक है, बट दैट इज गिवन कितना? x है ना, आउट ऑफ x प्लस वाई। ये तो इसका मतलब हुआ, ये इसका मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब हो गया, और दूसरी बात क्या रखी है? ये 3 क्या होता है? अच्छा बताओ, 3 क्या होता है? 3 तो टोटल नंबर्स होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि x प्लस वाई है किसका, ऐसे ट्रिक समझो इसको। x प्लस वाई टोटल बॉल कितनी है? 3 है। उसमें से वाइट बॉल कितनी है? 2 है। वाइट कितनी हो जाएंगी? 2। अरे खत्म हो गया, सिंपल है। तो वाइट हो जाएंगी 2, तो y इक्वल 3, तो y कितनी बचेंगी? 3 - 2 यानी कि 1। अब y है क्या? रेड वाली। फाइंड हाउ मेनी रेड बॉल आ जाए, तो 1 रेड बॉल है यार, खत्म हो गया। कितनी हो जाएंगी? ये कितनी हो जाएंगी? रेड बॉल्स आ जाएंगी। समझी बात? बहुत सिंपल है। ऐसे देखो ना, रेशियो से कंपेयर करो। वो कह रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो वाइट की है 2 आउट ऑफ 3, तो जाहिर सी बात है ये वाली तो टोटल बॉल होती है ना भाई। तो अगर ये टोटल बॉल्स हैं तो ये कितनी होंगी? वाइट कितनी बॉल्स होंगी? 2। अब 3 टोटल है, 2 वाइट है, तो बची हुई तो रेडी बॉल होंगी ना भाई, और वो कितनी हो जाएगी? 3 - 2 यानी कि 1। सिंपल होती, तो फालतू एक्स्ट्रा लेने का मतलब नहीं था। यहाँ देते हैं अ स्क्वायर डार्ट बोर्ड हैज सेक्शन नंबर, हियर इट इज गिवन 1 to 12, 1 से 12 तक का डार्ट बोर्ड में नंबर लिखे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है प्लेयर्स हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन एंड थ्रू अ डार्ट फेंकेगा, देन दे विन इफ देयर डार्ट लैंड्स ऑन
द सेक्शन दे मैचेस देयर प्रेडिक्शन, तो यहाँ लिख दिया इसने कि वो कब जीत सकता है। आर्या ने कहा है कि माई डार्ट विल लैंड ऑन अ कॉम्पोजिशन। हम पता करें कि आर्या कब जीतेगा, कॉम्पोजिट नंबर। आर्या कब जीतेगा, जब डार्ट कॉम्पोजिट नंबर पे लगेगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके चांसेस कितने हैं, तो ये देख लेते हैं कि टोटल कितने हैं। पहली बात तो टोटल तो 12 नंबर्स है, ठीक है, 1 से 12 तक। अब उसने बोला कि ये जीतेगा जब कॉम्पोजिट नंबर आएगा। तो कॉम्पोजिट नंबर आपको मालूम होना चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल आपको मालूम है 1 से स्टार्ट होता है, होल 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये देख के काउंट करना, ठीक है। मान लो नेचुरल नंबर बोला होता है 0 लिखा होता है, आप 0 को ना काउंट कर लेना कभी। अब इसने बोला हुआ है क्या, कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर आर दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाय, क्या बोलते हैं, अपने से भी हो दूसरे से भी हो। अब देखो क्या 1 कॉम्पोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 4 कॉम्पोजिट, 10 कॉम्पोजिट, 9 कॉम्पोजिट, 11 प्राइम नंबर, 12 कॉम्पोजिट, 8 कॉम्पोजिट, 7 प्राइम नंबर, 6 कॉम्पोजिट। तो जितने भी येलो वाले हैं वो सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है 6 आउट ऑफ 12 मीन्स 1/2 बन रही है। और कोई कॉम्पोजिट तो है नहीं, ठीक है, ठीक। अब कह रहा है कि बशीर कब जीतेगा, माई डार्ट विल लैंड ऑन एन इवन नंबर। इवन नंबर काउंट कर लेते हैं, रेड से मार्क करते हैं इसको। इवन नंबर को काउंट करते हैं। इवन में 2 आया है, 4 आया है, 10 आया है, 12 आया है, 6 आया है, 8 आया है। 1 2 3 4 5 6, इसकी भी सेम है। चलो और तो नहीं कोई इवन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ठीक है, 6 है, 6 लेते हैं। तो 6/12 मीन्स ये भी 1/2 आ गए हैं बाबूजी। अब आते हैं कैथी। कैथी सेज माई डार्ट विल लैंड ऑन अ फैक्टर ऑफ 12। तो फैक्टर ऑफ 12 की अगर मैं बात कर लूँ, फैक्टर ऑफ 12 की अगर मैं बात कर लूँ भाई, तो देखो ऐसा है कि फैक्टर ऑफ 12 मतलब 1 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी, जितने फैक्टर सब लिख दो, 6 भी है, एंड देन 12 है। तो ये जहाँ जहाँ दिख रहा होगा भाई जीतेगा। तो देखो कौन कौन है, 1 है फैक्टर, जो भी है, 2 है, 3 है, 4 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 12 भी मौजूद है। 1 2 3 4 5 6, ये भी आ गया, वेरी गुड। Calculate the probability of each of their prediction occurring and determining who has the highest chance of winning. Show your work. Everyone has got the equal amount of like probability here. 12 के फैक्टर्स में यही तो आएंगे। प्राइम फैक्टर तो बोला नहीं है, तो फैक्टर लिखा सही है। 1 2 3 4 6 12, एवरीवन इज गेटिंग लाइक, ये भी 6/12 भी आया। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से कि कौन जीता, सबकी प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर ही आई है। कॉम्पोजिट नंबर में फिर भी एक बार चेक करना चाहता हूँ। कॉम्पोजिट नंबर इज़ लाइक, जो मैं मार्क कर लेता हूँ, अगर कॉम्पोजिट नंबर आर दोस्त, जैसे कि 1 प्राइम है, 1 प्राइम है, कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट है, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देयर प्रेडिक्शन अग्रिंग एंड डिटरमाइन हु हैज़ द हाईएस्ट चांसेस टू विन, तो सबके बराबर चांसेस, सबके 1/2 1/2 1/2 ही बने, ठीक। चलो आगे देखते हैं। Now, repeater throw 2 different dice together and finds the product of the 2 numbers obtained. Raina throws a die and squares the number obtained. समझो बात को। जब पीटर जो है ना वो फेंक रहा है क्या, 2 different dice and find the product of 2 numbers obtained, ठीक है। तो उसको 2 numbers का प्रोडक्ट मिलेगा, सही है भाई। Now, रीना थ्रोस अ डाई एंड स्क्वायर्स द नंबर obtained। अच्छा, तो वो एक डाई फेंक रही है। देखो जब पीटर जब फेंकेगा ना, तो पीटर इज यूजिंग 2 डाइस। कितने डाइस यूज कर रहा है वो, ही इज यूजिंग लाइक 2 डाइस हियर। और जो रीना यूज कर रही है, तो ये सिर्फ 1 डाई यूज कर रही है। उसके पास चांसेस देखते हैं कितने बनेंगे। अगर वो नंबर ले, हु हैज़ बेटर चांस टू गेट द नंबर 25, अच्छा 25 किसके में आने के ज़्यादा चांसेस है, तो पीटर के पास सिर्फ एक चांस है, जब वो 5,5 वाला कंडीशन बनता है, तो 1 आउट ऑफ 36 बनी इसकी प्रोबेबिलिटी। और रीना की अगर बात करेंगे, तो रीना के ने एक डाई फेंकी है जिसमें से 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। लेकिन उसने क्या कहा, उस नंबर का स्क्वायर करा हुआ है, और स्क्वायर 25 का सिर्फ एक ही नंबर जो दे सकता है वो है 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 5 एक ही नंबर, तो 1 आउट ऑफ 6। अब कंपेयर करना है कि 1/36 और 1/6 में 1/6 में कौन सा ग्रेटर है।
ओके ओके वेट अ मिनट। ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन पे हैं हम लोग। बहुत दूर तक जाना पड़ेगा हमको। चलो करते हैं भाई, लास्ट में आ रहा है एकदम, कुछ प्रॉब्लम आ गया था इधर, देख लेते हैं क्या है। लास्ट में आओ, लास्ट में, लास्ट में। नोट्स बना लो, अब तक रिवाइज कर लो, स्किप कर लो थोड़ी देर के लिए वीडियो, क्योंकि आई नीड टू रीच दैट स्लाइड। कहाँ पर हो भाई? हाँ यहाँ था, ठीक है ना। अब मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी वाली डाइस कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना, हु हैज़ बेटर चांस। तो ये अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे समझ में आएगा, यहाँ 6 है। अच्छा पहले इसका वो कर लो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 36। तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसके अलावा भी बहुत सारे चांस तरीके हैं इसको चेक करने का। फ्रैक्शन को आप देख लो भाई, ये हमारे पास न्यूमरेटर दोनों बराबर है। डिनोमिनेटर को देखो, जो छोटी वैल्यू है वो बड़ा हमारे को कह देता है, मतलब वो फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर हमारे पास लिखा है 1/2 और 1/3, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, जैसे इसका, ठीक। चलो, बैग कंटेन्स 24 balls of which x are red, 2x are white and 3x are blue। तो टोटल बॉल अगर मैं बताऊँ कि पूछूँ आपसे कितनी हो जाएंगी, तो आप बड़ा इजीली बता दोगे मेरे को। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, तो 2x प्लस 2x प्लस 3x मीन्स कितनी हो जाएंगी, 6x, ठीक है। अ बॉल ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट अ रेड बॉल। तो रेड बॉल ना हो तो रेड हटा दूँ, कहाँ पर है ये वाली, यानी कि एक्स आर रेड वाली हटा देंगे, 2x प्लस 3x बचेगा। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा 5x/6x मीन्स 5/6। वाइट बॉल की देख लेते हैं क्या है। वाइट बॉल कितनी है, 2x है, तो 2x/6x मीन्स कैंसिल आउट कराया तो 1/3। सी वाले को देख लेते हैं, आइदर अ ब्लू और अ वाइट। तो पहले ब्लू की देख लो कितनी है, तो ब्लू है 3x, तो 3x/5x एंड देन वाइट कितनी है 2x, तो 2x/5x। आपको पता है और ही कंडीशन प्लस कराते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5x अपॉन 6x आएगा ना, नीचे 6x चल रहा है बेटा, दैट इज 6x। तो कितनी हो जाएगी 5/6, ठीक है। एक्स दे रखा था, नथिंग एल्स, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से और कुछ नहीं था। Two dice are numbered this respectively, they are thrown and the sum of the numbers of them is noted, find the probability getting sum is 3। बस आपको देखना है किसके साथ सम 3 बन रहा है। तो देखो 1 इसका 1 इसका ऐसा लेना, ये नहीं कि एक ही का ले लिया। 1 के साथ कौन आ रहा है 2, है ना, तो एक 1 ये है, एक 1 के साथ आया 2 के साथ अगर मैं बात करूँगा 1 के साथ 2 और कहीं सम बन नहीं पाएगा 3। अब इस वाले 2 को देखो तो एक यहाँ पे बनाएगा और इस वाले को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 इससे भी कनेक्ट हो रहा है, 2 इससे भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब 3 का देख लो, तो 3 इससे भी कनेक्ट हो रहा है, 3 इससे भी कनेक्ट हो रहा है, तो 4 बना देगा। बस इससे ऊपर बनेगी नहीं हमारे पास, है ना, क्योंकि सब हमको क्या चाहिए 3 चाहिए। और किसी का भी लगता है नहीं बन पाएगा भाई, 2 तक ही तो हो पाएगा काम, ठीक। तो हमारे पास कितने पॉसिबल जो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम आ रहा है वो 3 आ रहा है। और आउट ऑफ अगर मैं बात कर लूँगा तो आप देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम अभी भी कितने हैं 36 है। तो 3/36 का आंसर। समझ आया ना क्या बोल रहा है कि सम जो है ना उसका कितना आना है 3 आना है। तो 1 के साथ 1 कराएंगे आएगा नहीं, 1 के साथ 1 कराएंगे आएगा नहीं, 1 के साथ 2 कराएंगे, फिर 2 को जब लेंगे तो इससे कराएंगे, 2 को लेंगे इससे कराएंगे। अब 3 तो खुद नंबर है, कुछ भी नंबर सम कराओगे तो ऑब्वियसली बात है वो 3 से ऊपर ही निकल जाएगा। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फटाफट से क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे आप ब्लैक क्वीन चाहिए, तो आप सोचो कि क्वीन थी कितनी, क्वीन होती है 4, 2 ब्लैक 2 रेड, और हमें चाहिए ब्लैक वाली, तो 2 ब्लैक होती हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स हो जाएंगे, कैंसिल आउट करा लो। वेट क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्वेश्चन में मुझे लगा ही था कुछ होगा। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक्स किंग्स ऑफ रेड कलर्स एंड क्वींस
एंड एस ऑफ ब्लैक कलर्स आर रिमूव्ड। तो कितने कार्ड बच रहे हैं? देखो 52 कार्ड्स टोटल थे। जैक कितने हटाती है? रेड कलर का कितना जाएगा? एक, और किंग कितना है? एक, तो 2 चले गए यहाँ से। एंड क्वींस एंड एस ऑफ ब्लैक कलर, तो क्वींस कितनी है? ब्लैक कलर की 2 क्वींस हैं और ब्लैक कलर के 2 एस हैं, यानी कि 2 2 4, 4 कार्ड और हटा दिए। ठीक है, जैक्स रेड कलर के 2 जैक है 2 किंग है सर, यहाँ पे भी आपको 4 कार्ड हटाने पड़ेंगे। भाई देखो ना, जैक कितने हैं? रेड कलर के जैक्स कितने हैं? तो रेड कलर के जैक्स, तो एक है हार्ट वाला, एक है डायमंड वाला, 2 हो गए। और रेड कलर के किंग कितने हैं? तो ये भी हो गए 2, तो टोटल कितने बनाती है? 4 बनाती है। अब क्वींस की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक कलर की अगर मैं बात करूँ तो क्वींस कितनी है? तो यहाँ पे भी कितनी है? 2 है। और एस कितने हैं ब्लैक कलर के? तो यहाँ पे भी हमारे पास जो एस मिलेंगे वो भी कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। एक क्लब वाला, एक स्पेड वाला, टोटल बनकर 4। ये हटा दिए गए, तो 52 में से 8 हटा देंगे टोटल, 12 में से 8 बचेगा 4, यानी कि हमारे पास बचेगा कितने कार्ड्स? 44 कार्ड्स हमारे पास अब बचे हैं। अब कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। और देखो अ कार्ड ऑफ हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। अब देखो ना कि कितनी क्वीन चली गई हैं हमारे पास से। अच्छा, क्वीन तो हट चुकी है, अब बची कितनी है? ब्लैक क्वीन तो हट गई, ब्लैक क्वीन तो क्या हो गई? एंड क्वींस एंड एस ऑफ ब्लैक, तो अब क्वीन तो बची नहीं हमारे पास। आप ब्लैक क्वीन बोल दिया तो 0 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अ कार्ड ऑफ रेड कलर, अगर रेड कलर की मैं बात करूँगा तो रेड कलर के कितने कार्ड्स हट चुके हैं? 2 जैक 2 किंग हट गए हैं, तो हमारे पास टोटल रेड थे 26। रेड थे कितने इनिशियली? 26, लेकिन 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 4 तो हट गया, तो बचे 22। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 22 अपॉन बचे हुए कार्ड्स के साथ कंपेयर करोगे तो 44 मीन्स 1/2। क्लियर? भाई रेड है कितने? 26 थे, और भाई 26 रेड 26 ब्लैक, उनमें से 4 हट गया, 22 बच गए, और आउट ऑफ 44 निकालेंगे। ये हो गया। अ जैक ऑफ अ ब्लैक कलर, क्या ब्लैक कलर का जैक हटा है? नहीं हटा है, तो जैक है 2, ये हो गया आपके पास बी। सी देख लो, जैक अभी हमारे पास कितने बचे हुए हैं? तो 2 जैक हटे हैं, लेकिन कौन से हटे हैं? हमारे पास से रेड जैक हट गया है और ब्लैक पूछ रहा है, तो 2 जैक्स आर स्टिल देयर एंड आउट ऑफ 44 कार्ड्स, तो मतलब 1/22। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लो, कह रहा अ फेस कार्ड, तो हमारे पास कितने फेस कार्ड हट गए हैं पहले तो ये समझ लो। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? तो मैं बात करूँ तो टोटल फेस कार्ड की, तो टोटल फेस कार्ड है हर एक में 3 होते हैं, तो टोटल 4 3 4 12 फेस कार्ड थे। हट कौन सा गया? जैक एंड किंग के यहाँ से हटे हैं टोटल 4, इधर से हट गए हैं, इधर से क्वीन हट गई है 2, है ना, तो टोटल कितने? 6 कार्ड्स हट गए, तो रिमेनिंग कितने बचे? अगर मैं देखूंगा 12 थे, 6 हट गए, बचे कितने? 6। अब मुझे बताना है कि फेस कार्ड कितने बचे? 6, और आउट ऑफ कितने हैं? 44 कार्ड्स, यानी कि 2 3 और 2 22। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये वाला, समझने वाला, दिमाग में रखने वाला था। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन उठाए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन लेकर के आए थे इसीलिए, ताकि आपको बहुत पढ़े पढ़ाए से क्वेश्चन ना लगे। कुछ नए क्वेश्चन लास्ट में आपको देखने मिले। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए वो क्वेश्चन रिपीट करें जो आप इससे आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि पूरे जोश के साथ आप मिलोगे मुझसे, और वहाँ पे हम लोग सीखेंगे बहुत सारी नई बातें जो आपके बोर्ड्स में काम आने वाली हैं। टिल देन सी या बाय बाय।